प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस एट 1.5 के रिलेटेड सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ठीक है, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों? तो ये है हमारा अलजेब्रा सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे तो चलो आपको बता देती हूँ। देखो अभी तक क्या होता था, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या होता था कि हमको ऑलरेडी इक्वेशंस दिए रहते थे। जैसे अगर मैं पिछले वाले एग्जाम्पल्स की बात करूं तो ये देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑलरेडी सब कुछ बना करके दिया गया है ना। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको इक्वेशन खुद से फॉर्म करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। यानी ना आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे। कैसे प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे बच्चों? आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे, उन्हें आपको पढ़ना है, समझना है और फिर उनके बेसिस पे आपको इक्वेशंस बनाने हैं और तब जाके इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ डील करने वाले हैं। ठीक है, बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे मालूम है, तो टेंशन मत लो। हम लोग आराम आराम से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे और देखिएगा आपको बहुत अच्छे से ये सारे वर्ड प्रॉब्लम समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। आज जो हम चलते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में। तो ये देखिए बच्चों, टेक्स्ट बुक में हम आ गए और हमारा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है? तो एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यानी कि वही वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे भाई? बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पर ये एक एक्टिविटी दी गई है, चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा सॉल्व्ड एग्जांपल्स में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सारे के सारे हम यहाँ पे क्या करने वाले बच्चों? सॉल्व करने वाले हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, है ना। बस ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स बचे हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको भी करवा देते हैं। तो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे बारी बारी से। आ जाओ देखते हैं पहले इस एक्टिविटी को। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, कुछ बातें बताई जा रही है तो इन्हें आपको पढ़ना है, समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पे लिखना है ये खाली बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, तो आओ आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। चलो सब लोग तैयार हो तो आओ फिर शुरू करें। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो सार्थक है और दूसरी है साक्षी। ठीक है, एक लड़की है और एक लड़का है। तो ये हो गया भाई सार्थक, ओके, और ये हो गई यहाँ पे साक्षी। लो जी, साक्षी को भी हमने बना दिया। ठीक है, सार्थक कहता है कि मेरी प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर्स है। सार्थक ने क्या कहा कि मैं ना अभी x साल का हूँ। साक्षी कहती है कि अरे मैं तो y ईयर्स की हूँ, यानी कि इसकी प्रेजेंट एज कितनी है भाई? तो वो है y ईयर्स। ओके, अब देखो दोस्तों यहाँ पे कंडीशन देखेंगे और उसको ना हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ना ध्यान से। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25, यानी कि क्या बताया जा रहा है कि सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना, यानी कि हम प्लस कर रहे हैं। लेकिन किसको प्लस कर रहे हैं? तो सुनो ध्यान से, लिखा है सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी, यानी सार्थक और साक्षी के जो प्रेजेंट एजेस है ना बच्चों, उसका सम कितना आता है? 25 आता है। तो सार्थक का प्रेजेंट एज कितना है? x है, साक्षी का कितना है? y। इन दोनों का जो एज है, प्रेजेंट एज, वो मिला करके कितना होता है? 25 होता है। तो दिस इज इक्वल टू 25। ये लो जी, हमने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, यानी ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया था इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिला? एक इक्वेशन मिला। तो जैसे यहाँ पर ये कंडीशन दी गई थी ना, वैसे ही हमारे क्वेश्चंस के अंदर भी कंडीशंस दिए रहेंगे और उन्हें हमें समझना होगा और तब जाके इक्वेशंस को फॉर्म करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक की कहानी तो आप समझ गए। अब ऊपर चलते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा इन्होंने लेवल बढ़ा दिया है बट डोंट वरी, ये भी आपको समझेगा। इसमें लिखा है कि सार्थक्स एज इज लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। अब देखो दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है, यहाँ पे दोनों का सम बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे ना कंपेयर करके बोल रहे हैं कि जो सार्थक का एज है ना, सार्थक का एज, ठीक है, प्रेजेंट एज की ही बात यहाँ पे चल रही है। देखो यहाँ पे इन्होंने एगो या फिर मतलब बाद की बात नहीं की है, अभी वो प्रेजेंट में ही चल रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जो सार्थक का एज है ना, इट इज लेस बाय 8, यानी कि 8 कम है। किससे 8 कम है? तो डबल द एज ऑफ साक्षी, यानी साक्षी के एज को अगर हम डबल करते हैं और उसमें से 8 को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें सार्थक का एज मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। बच्चों आप कैसे लिखोगे? देखो सार्थक एज, सार्थक का प्रेजेंट एज कितना है भाई? x ईयर्स है ना। तो ये कितना है? देखो यहाँ पे इज आ गया, यानी कि इक्वल टू का साइन लगाना है। तो ये 8 कम है, लेकिन 8 किससे कम है? तो साक्षी के एज के डबल से 8 कम है। समझे? देखो साक्षी का एज y ईयर से, इसका डबल कर दो। डबल यानी क्या होता है? 2 गुना करना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना। जैसे कोई बच्चा अभी 15 साल का है, मैंने कहा अपने एज का डबल करो, तो वो क्या करेगा? हाँ, 5 into 2 कर देगा और कहेगा कि मैं तो 30 साल का हूँ, है ना। ऐसे ही तो डबल होगा, राइट? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पर अगर हमें साक्षी के एज का डबल करना है तो क्या लिखना होगा? 2y लिखना होगा। यानी हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा,
2y माइनस 8। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए, तो ये इक्वेशन भी हमने बनाना सीख लिया, ये भी सीख लिया। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। देखो ऐसे भी कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसमें ना कंपैरिजन किया जाएगा। ओके बच्चों, चलो अब यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है कि 4 ईयर्स एगो, पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लो कि कोई बच्चा अभी 10 साल का है, ठीक है, तो मैंने ना आपसे पूछा, चलो मान लेते हैं कि ये एक बच्चा है, लो जी एक बच्चा हमने बना दिया जो कितने साल का है, 10 साल का है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताओ बच्चों, ये ना 4 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई बच्चा 10 साल का है तो 4 साल बाद कितने साल का होगा। हाँ बिल्कुल सही, कितना होगा, 10 + 4 कर दोगे, कहोगे अरे ये तो 4 साल बाद 14 ईयर्स का हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चलो अब इसी बच्चे के बारे में मैंने आपसे एक और बात कही कि बताओ 4 साल पहले ये कितने साल का रहा होगा। आप कहेंगे अच्छा ऐसी बात है, चलो 4 नहीं 2 ले लेते हैं। मुझे बताओ ये अभी 10 साल का है तो 2 साल पहले कितने साल का रहा होगा, सोचो सोचो। हाँ, तो अभी आप क्या करोगे, 10 में से 2 को माइनस कर दोगे और कहोगे कि ये ना पहले कितने साल का था, तो 8 साल का था। यानी कि अगर हमें पिछला एज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और अगर हमें आगे का एज निकालना होता है तो क्या किया जाता है बच्चों, प्लस किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और फिर आप इस चीज को समझ सकते हो। आओ अब इक्वेशंस की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 4 ईयर्स एगो, यानी कि 4 साल पहले, 4 साल पहले की बात की जा रही है, साक्षी एज वो 3 ईयर्स लेस देन सार्थक एज एट दैट टाइम। यानी सार्थक और साक्षी के एज को ना 4 साल पहले बताया जा रहा है कि 4 साल पहले कितना था। तो आप जरा सोचिए कि अगर दोनों का प्रेजेंट एज x और y है तो 4 साल पहले वो लोग कितने साल के रहे होंगे, बताओ बताओ सोचो। देखो ये है सार्थक, राइट, सार्थक अभी कितने साल का है, x ईयर्स का है ना। तो 4 साल पहले कितने साल का रहा होगा, जी हाँ बिल्कुल सही, x - 4 कर दो क्योंकि पहले जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है। साक्षी अभी कितने साल की है भाई, y ईयर्स की है, 4 साल पहले कितने साल की रही होगी, y - 4 ईयर्स की रही होगी, है ना। तो अब देखो, अब ये 4 साल पहले का तो एज हमको मिल गया। अब सुनो क्या लिखा है कि 4 ईयर्स एगो साक्षी एज, यानी 4 साल पहले जो साक्षी का एज था ना बच्चों, 4 साल पहले साक्षी का एज वॉज मतलब वही इक्वल टू का साइन लगाना, इज दिखे वॉज दिखे तो आपको इक्वल टू का साइन लगाना होता है। ओके, तो क्या था, 3 साल कम था, किससे 3 साल कम था, सार्थक के एज से 3 साल कम था। सार्थक का एज उस टाइम पे कितना था, x - 4 था, तो इससे उसका एज 3 साल कम था, समझे। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाया दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये एक्टिविटी यहाँ पर देने का मकसद क्या था, क्या एम था, क्यों दिया गया था, वो इसीलिए दिया गया था ताकि आप समझ पाओ कि कैसे इक्वेशंस फॉर्म किए जाते हैं, कंडीशन को कैसे समझा जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसे ही कंडीशंस देखने के लिए ही मिलेंगे। ओके, तो चलिए भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक बटन दबाऊंगी ये पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा। चलो तो गायब कर देते हैं इसको, आ जाइए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो एक बात बताती हूँ, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना तो कुछ स्टेप्स आपको बच्चों ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट थिंग क्या है, देखो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है। जी हाँ बिल्कुल सही, ऐसा नहीं कि बस एक लाइन पढ़ी और चलो इक्वेशन फॉर्म करने लगो, ऐसी गलती मत करना। पहले आप समझ तो लो कि उसमें बोला क्या जा रहा है ना। तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है भाई पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बच्चों आपको वेरिएबल्स को डिसाइड करना है, क्योंकि हमें इसमें वेरिएबल भी तो यूज करना पड़ेगा ना। तो आप वेरिएबल्स को डिसाइड करो कि x हम किसको लेंगे, y किसको लेंगे। जनरली क्या होता है कि जो चीजें हमें फाइंड करनी होती है ना उसी को हम x और y कंसिडर करते हैं। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगी। तो पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो, देन आप डिसाइड करो कि किसे हमें x मानना है और किसे y मानना है, क्योंकि जब आपके पास वेरिएबल रहेंगे तभी तो आप कंडीशंस को उसमें अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो वेरिएबल देख लेना एंड देन आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी गई हैं उन्हें आपको देखना है। और हर बार आपको लगभग 2 ही कंडीशंस दी रहेंगी क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो कंडीशन देखना है और कंडीशन देख करके बच्चों क्या करना है आप लोगों को, जी हाँ बिल्कुल सही, इक्वेशन फॉर्म करना है। और इक्वेशन फॉर्म कर लोगे तो क्या होगा, बस अब इक्वेशंस को सॉल्व कर देना और क्या करोगे। ठीक है, इक्वेशन को क्या कर दोगे बच्चे, सॉल्व कर दोगे और सॉल्व करने से क्या होगा, हाँ आपको फाइनली जो है ना वो आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, आगे आगे मत भागना। ये नहीं कि बस एक लाइन पढ़ा चलो इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनाओगे, आपके पास वेरिएबल ही नहीं है ना।
तो इसीलिए इन सारे स्टेप्स को ध्यान में रखना, लाइन बाय लाइन चलना, ठीक है। आप लोग को लगता होगा कि अच्छा लाइन बाय लाइन मतलब चलो फटाफट से कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन तो हो जाएगा जल्दी से, तो ऐसी गलती मत करना, आराम आराम से करो और आपका क्वेश्चन सही टाइम पे होगा, ठीक है। उल्टा अगर आप आगे पीछे करोगे ना तो क्या होगा कि आंसर आएगा ही नहीं, बीच में कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे और वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसीलिए प्रोसेस से चलते रहो। आ जाओ, चलो क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये क्वेश्चन ना वैसे तो यहाँ पे सॉल्व किया गया है, लेकिन मैं आपको इधर अकेले ला करके इससे बताने वाली हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि जब ये सब सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा ना तो आपको कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि आपका ध्यान बार बार इधर इधर ही जाएगा, ठीक है। तो इधर उधर ध्यान ना भटके, इसीलिए हम इसको लेकर के चलते हैं अपने एरिया में। चलो भाई तुम अपने एरिया में चलो, लो अब बस आपका ध्यान इस पे ही रहेगा, है ना, वरना फिर इधर उधर देखते बैठते। आ जाओ, अब सुनो क्या बताया जा रहा है इसमें कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है तो पढ़ो। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है बच्चे वो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाई 2। तो ये हमारा कंडीशन है, दो कंडीशंस दिए गए हैं, ये आपका बच्चों फर्स्ट कंडीशन है और ये आपका सेकंड कंडीशन है, ठीक है। चलो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है प्यारे दोस्तों, हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है और ब्रेथ फाइंड करना है उस रेक्टेंगल का, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, कंडीशन हमने देख लिया, फाइंड क्या करना है वो भी पता चल गया, राइट। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये अज्यूम करोगे हम किसको x माने और किसको y माने, वेरिएबल्स भी तो डिसाइड करने पड़ेंगे ना। तो आ जाओ समझते हैं। देखो बच्चों हम यहाँ पे क्या करने वाले, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो हमें फाइंड करना होता है उसी को हम वेरिएबल्स अज्यूम करते हैं, जनरली ऐसे ही होता है, लगभग हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जिसमें लैंग्वेजेस हमको थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे करके समझना पड़ता है, लेकिन ये तो आसानी से समझ में आ गया ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। कुछ मतलब कुछ बहुत बड़ा नहीं आएगा, जो है आपके टेक्स्ट बुक में जो कॉन्सेप्ट्स हैं बस वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलो तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे कि जो लेंथ है वो है x और ब्रेथ को हम अज्यूम कर लेंगे y, ठीक है। चलिए तो आपको इधर लिखना है भाई, क्या लिखना है कि लेट जो लेंथ रहेगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू x, ऐसा हमने मान लिया। एंड ब्रेथ को हमने क्या मान लिया भाई, ब्रेथ को हमने मान लिया है दोस्तों y, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें x और y के वैल्यू चाहिए, तब हमको लेंथ और ब्रेथ तो मिल जाएंगे क्योंकि वही तो हमने अज्यूम करा है, राइट। चलो अब उसके बाद हम एक एक करके बच्चों कंडीशंस देखेंगे। तो पहली कंडीशन इसमें क्या बताई जा रही थी, योर फर्स्ट कंडीशन वाज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, यानी कि जो तुम्हारे पास रेक्टेंगल है ना, ये कह रहे हैं कि बच्चे सुनो, तुम्हारे पास ये जो रेक्टेंगल है ना इसका पेरीमीटर दिया गया है 40 सेंटीमीटर ना। व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तो बच्चों पेरीमीटर यानी इसके जितने भी साइड्स दिए गए हैं उन सबका सम कर दो, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। और स्पेसिफिकली हमारे पास ना पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुनिए ध्यान से देखो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है ना बच्चों, इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 लिखना है आपको, फिर इधर लिखने का L प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। समझ में आया। और ये पूरा डिटेल में आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा भी होगा, लेकिन चलो हम फिर भी बता देते हैं। जैसे मान लो ये लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है, ये लेंथ है बच्चों, ये आपका ब्रेथ है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि पेरीमीटर यानी जितने भी साइड्स दिए गए हैं सबका सम कर दो। तो अगर हम सभी का सम करेंगे तो L प्लस L मिला करके 2L हो जाएगा, B प्लस B मिला करके 2B हो जाएगा। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, L प्लस B बचेगा, है ना। तो 2L प्लस B ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब बताओ मुझे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर की जगह पे हमने 40 सेंटीमीटर लिख दिया, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा 2 इंटू, देखो इधर क्या है लेंथ, लेंथ को हमने क्या माना था, x माना था, ब्रेथ को हमने क्या माना था बच्चे, y माना था, है ना। अब क्या होगा 40 विच इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई x में कर दो 2x आएगा, 2 का मल्टीप्लाई y में कर दोगे तो 2y आ जाएगा, राइट। अब बताओ आगे क्या करें। तो मैंने आपको एक और बात बताई है कि अगर आपका इक्वेशन छोटा हो रहा है तो उसको छोटा कर देने का, ठीक है। यानी अगर कोई कॉमन नंबर ये तीनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा है तो आप उससे डिवाइड कर लो, इससे क्या होगा आपका इक्वेशन छोटा हो जाएगा ना, फिर सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो बताओ भैया क्या करेंगे। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे टर्म्स जो है वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं,
तो इसको भी 2 से कर दो, इसको भी 2 से करना है, इसको भी 2 से करना। अब ये कितने बार में कटेगा, हाँ 20 बार में कटेगा। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, x आ गया, यहाँ पे 2 से 2 कट, y आ गया, है ना। यानी कि ठीक से इसको लिख दो, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू कितना मिलता है हमको, 20 मिलता है। और ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन की मदद से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल चुका है। अब सेकेंड कंडीशन हम देखेंगे और हमारे सेकेंड इक्वेशन की हम इक्वेशन को हम फॉर्म करेंगे, ठीक। चलो यहाँ से हमने पार्टीशन कर दिए। आओ भैया, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कंडीशन की, कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 2 हमसे क्या कहा जा रहा है, सुनिए। कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का लेंथ जो है, इट इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाई 2। वही है जो अभी हमने पीछे देखा था ना, वो सार्थक और साक्षी के बीच में कैसे कंपेयर किया गया था, वही चीज है। सुनो, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी जो रेक्टेंगल है ना बच्चों, उसका लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है, इज मतलब इक्वल टू का साइन लगा देना, मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाई 2, यानी इसके ब्रेथ के डबल से कितना ज्यादा है भाई, 2 ज्यादा है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही थी, ठीक है। चलो तो आप इधर लिख दो ठीक से, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। एल का मतलब क्या, लेंथ, यानी हमने क्या अज्यूम किया है, हाँ पहले इसको लिख ले, क्या, आ जाओ भैया लिख देते हैं यहाँ पे 2b + 2। अब वैल्यू पुट कर दो, तो बताओ मुझे, एल यहाँ पे x आ जाएगा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2y, क्योंकि ब्रेथ को हमने y माना है, +2। अब इसको ठीक से लिख दो, ये y को 2y को इस साइड बुला लो, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x - 2y विच इज इक्वल टू 2, और इसे हम कह देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 मिला, इक्वेशन नंबर 2 मिला, राइट। इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिए हैं, मतलब पहला पड़ाव हमारा खत्म हुआ। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे सेकेंड फेज की तरफ। सेकेंड फेज में हमें क्या करना है बच्चों, देखो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ ला करके हमें सॉल्व करना है, और इक्वेशन सॉल्व करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। हमने कौन कौन से मेथड सीखे हैं बताओ, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड क्रैमर्स रूल, है ना। ये सारे मेथड्स हमने सीखे हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। तो आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं, ग्राफिकल मेथड तो आप यूज करोगे नहीं, क्योंकि उसमें बहुत हमें ग्राफ वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वो तो हमें करना नहीं है ना, उसे तो आप सीधा सीधा किनारे रख दो। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, या फिर आप क्रैमर्स रूल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं तो यहाँ पे अभी एलिमिनेशन मेथड ही लगाने वाली हूँ, तो आ जाइए। ये इक्वेशन नंबर 1 को इस साइड लेकर के आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे आ जाते हैं x + y विच इज इक्वल टू 20। ये है इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, और ये है इक्वेशन नंबर 2। क्या करना चाहिए, माइनस कर दें, आज माइनस कर देते हैं। आप सोचेंगे माइनस क्यों कर रहे हो, तो बच्चों इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि देखो इधर भी x है, इधर भी x है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, इसमें हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इधर भी कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना, तो हमारा एक काम तो पहले ही कम हुआ पड़ा ही है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, बिकॉज सेम साइन इज देयर, राइट। दोनों प्लस में है तो हम माइनस कर देंगे, इधर भी आ जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, और इधर भी आ जाएगा बच्चों माइनस का साइन, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। और ये देखो -2y -y मिलकर के कितना बनाएंगे, हाँ -3y बना देंगे, ठीक है। आप कहेंगे कैसे बच्चों, ऐसे दोनों का साइन माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो -2y और -1y कुछ नहीं मतलब 1, तो -2y -1y मिला करके हो जाएंगे -3y। यहाँ पे क्या होगा, देखो 20 में से 2 गया तो 18, -18 क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, ओके ये माइनस है। बताओ आप लोग को, देखो ये थोड़ा मैं कलर चेंज करके लिखती हूँ, ठीक है, रुको, ये ठीक है। अब देखना ये हमारा माइनस का साइन है, राइट। आ जाओ, अभी क्या करेंगे, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि -18/-3, माइनस से माइनस कैंसल, और 3 6 18, यानी कि y का वैल्यू हमको क्या मिल गया बच्चों, 6 मिल गया। यानी कि ये जो ब्रेथ है ना, ये है प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर का। लो जी, हमने ब्रेथ का पता लगा लिया। अब जैसे हमने ब्रेथ का पता लगाया, वैसे हम लोग लेंथ यानी कि x का भी मान निकालेंगे। तो चलो भाई, x का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए बताइए जरा। हाँ, तो यहाँ पर आपको जितने भी इक्वेशंस दिख रहे हैं, उनमें से किसी भी एक इक्वेशन में इस y की वैल्यू को पुट कर दो, आपको x का वैल्यू इधर आसानी से मिल जाएगा। तो चलो बच्चों क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, आ जाओ रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x + y की जगह पे 6 विच इज इक्वल टू 20, है ना। देखो इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है। अब 6 को उधर लेकर के जाएंगे, तो 20 - 6 करके बताओ बच्चों कितना आता है, तो ये हमको मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। यानी कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, देखो ये जो लेंथ है ना बच्चों, ये लेंथ, ये हमको कितना मिल गया, 14 सेंटीमीटर मिल गया। और ये है आप लोगों का फाइनली आंसर, देख सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। इजी था। तो देखो मेन यहाँ पे मुद्दा क्या है, इक्वेशन फॉर्म करना। इक्वेशन फॉर्म करना अगर आपको आ गया तो फिर आपके
ये क्वेश्चन तो छूटेंगे ही नहीं एग्जाम में, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना तो हमने सीखा ही है। 1.1 से लेकर के 1.4 तक हमने यही तो किया, इक्वेशन ही तो सॉल्व करना सीखा, अब उसका एप्लीकेशन भी सीख लो। तो चलो अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक में लेकर के चलती हूँ और आंसर दिखा देती हूँ, मैच करवा देती हूँ। देखो बच्चों, यही इक्वेशन बना था, पहला इक्वेशन, ठीक है, और ये दूसरा इक्वेशन बना था। और सुनो, लिखने का तरीका वो मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, प्रैक्टिस एट 1.5 आप सभी लोगों ने पढ़ाई होगा, उसमें मैंने बताया है कि एग्जाम में कैसे लिखते हैं। क्योंकि देखो ऐसे एग्जाम में लिखोगे तो अच्छी बात नहीं है, आपको ठीक से लिखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस को माइनस कर रहे हैं या फिर प्लस कर रहे हैं। स्टेटमेंट आप सभी लोग जानते हो बहुत अच्छे से, है ना, तो हम उसको मतलब डिस्कस करते ही रहते हैं स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट बना करके अच्छे से आंसर लिखना है एग्जाम में, जैसे ये लिखा है फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ठीक है, मैंने ये सब कुछ ऑलरेडी बता रखा है, राइट। तो स्टेटमेंट भूलना मत, ठीक है। चलो आंसर देख लेते हैं भाई। ये देखो, x का वैल्यू 14, x मतलब क्या हो गया, लेंथ, लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, एंड y का वैल्यू ब्रेथ, ब्रेथ यानी क्या हो गया, वही ब्रेथ मतलब y का वैल्यू, राइट, जो हमको कितना मिला है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और बहुत इजी था बच्चों, बहुत आसान था, ठीक है। चलो अब सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर ये रहा, लो यहाँ पे अच्छी अच्छी घड़ी, प्यारी प्यारी घड़ी हमको दिखाई दे रही है ना। तो इसमें अभी हमें क्या समझना है, तो यहाँ पर ना कुछ कंडीशंस दी गई है कि हाँ यहाँ पे घड़ियों का सेल लगा हुआ है, कि घड़ियां बेची जा रही हैं, कहीं पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, कहीं पे कुछ दिया जा रहा है, जिसकी मदद से, जैसे डिस्काउंट देते हैं ना, राइट, तो सेल लगी हुई है, सेल लगता है तो क्या होता है कि जो चीजें हैं वो सस्ती मिलती हैं, राइट। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। देखो, आई हैव सम एनालॉग रिस्ट वॉचेस एंड सम डिजिटल रिस्ट वॉचेस, मतलब कुछ एनालॉग घड़ियां हैं और कुछ है डिजिटल, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो बच्चों, ये जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है ना, दीज ऑल आर डिजिटल वॉचेस, ठीक है, एंड ये क्या है, ये है एनालॉग घड़ी, जिसके अंदर ये सुई वगैरह है, ठीक है। तो ऐसे कुछ वॉचेस ऐसे हैं जो एनालॉग हैं, और कुछ कैसे हैं भाई, कुछ है हमारे, कहाँ गया, डिजिटल, ठीक है। चलो अब देखो, सेल यहाँ पे 2 दिन का सेल लगा हुआ है बच्चों, ध्यान देना आप सभी लोग, ओनली फॉर 2 डेज, सेल 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 ओनली फॉर 2 डेज, खाली बस 2 दिन के लिए है। हमने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम 2 दिन में ही फायदा उठा लेंगे, 2 दिन में ही जाकर के पूरी घड़ी खरीद लेंगे। देखो अब इधर सुनो, सेल ऑफ फर्स्ट डे, पहले दिन का सेल बताया जा रहा है कि कितना कितना क्या क्या बिका है। तो एनालॉग घड़ी जो है वो 11 बेची गई है, राइट, और डिजिटल वॉचेस कितने बिके हैं भाई, वो बिके हैं 6, यानी 11 एनालॉग घड़ी बेची गई है, 6 डिजिटल वॉचेस बेचे गए हैं, राइट। तो पैसा कितना टोटल मिला है, वो मिला है 4330, 4330 रुपीज, इतना पैसा हमको मिला है घड़ियां बेचने के बाद, ठीक है। ये तो पहले दिन की कमाई हो गई। अब दूसरे दिन की कमाई बताओ भैया, तो दूसरे दिन की कमाई ये है, सुनो, कितना बेचा, 22 एनालॉग घड़ी बेचा, और डिजिटल घड़ी कितना बेचा, 5 ठे बेचा। तो फिर रिसीव्ड अमाउंट कितना पैसा मिला, 7330, 7330 रुपीज जो है वो रिसीव हुए। पहले दिन की कमाई ये रही, दूसरे दिन की कमाई ये रही, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में कि फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच ऑफ इच टाइप। अच्छा बच्चों, हमें क्या करना है, दोनों टाइप की ये जो वॉचेस है ना, इनका सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है दोस्तों, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है वॉचेस का। तो देखो यहाँ पे 2 टाइप की वॉचेस हैं, राइट, एक तो एनालॉग घड़ी हो गई, है ना, इसको हम लोग x मान लेंगे, और डिजिटल वॉचेस को हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, y मान लेंगे, कि इनका जो सेलिंग प्राइस है ना वो है x और y, ठीक है। फिर क्या करना होगा, फिर ये जो सेल में दिया गया, सेल ऑफ द फर्स्ट डे एंड सेल ऑफ द सेकंड डे, इनकी मदद से ना हमको कंडीशंस मिलेंगे, मतलब ये दोनों कंडीशंस दी गई हैं जिनकी मदद से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशन फॉर्म किया गया है, राइट। फिर उसके बाद इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो फिर उसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है ना। तो चलो क्या बोलते हो, लेकर के चले हम इसको उधर, या फिर यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं। देख लो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ इच एनालॉग वॉच बी ₹X एंड सेलिंग प्राइस ऑफ इच डिजिटल वॉच बी Y। चलो क्यों ना मैं इधर ही लेके चलती हूँ, यहाँ पर आपको अच्छे से समझेगा, ओके। मुझे आपको कंडीशन समझानी है, ठीक है, रट्टा नहीं मरवाना है। आ जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा पर अच्छे से समझ आएगा, ठीक। आ गए हम अपने एरिया में। अब देखो बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा था, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। जो एनालॉग घड़ी है ना, उनको उनके सेलिंग प्राइस को हम मान लेते हैं x, लो जी मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एनालॉग घड़ी वॉच, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया है भाई, x मान लिया है ना, इनके सेलिंग प्राइस को हमने x मान लिया है। और जो डिजिटल वॉचेस थे, डिजिटल वॉचेस, सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच,
इसको हमने क्या मान लिया है दोस्तों, इसको हमने y रुपीस ऐसे कंसिडर कर लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि डिजिटल का है ये एनालॉग का है। अब पहले दिन का सेल यानी कि हमारा फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया जा रहा है कि एनालॉग वॉच कितना बेचा गया 11 और डिजिटल वॉचेस हमने कितने बेचे 6 और टोटल अमाउंट हमको कितना रिसीव हुआ, तो इतना पैसा रिसीव हुआ 4330। तो इसको ना आप जरा रिलेट करके समझो। जैसे मान लीजिए आप गए दुकान पे, आपने एक शॉप पे गए और वहां पे कहते हैं कि मुझे ना 5 पैकेट बिस्किट चाहिए। कितने पैकेट बिस्किट चाहिए बच्चों, 5 पैकेट बिस्किट चाहिए और हर एक बिस्किट का प्राइस कितना है, वो है 10 रुपया। तो बताओ आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो आप कहोगे अच्छा 5 रुपए की एक, तो 10 कितने का पड़ेगा, तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे 5 × 10 एंड देन आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, यानी कि 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे उस बिस्किट के लिए। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी है। देखो इतना अमाउंट रिसीव हो रहा है कब, जब हम 11 एनालॉग वॉचेस बेच रहे हैं। तो बताओ मुझे एनालॉग वॉच का सेलिंग प्राइस कितना हमने अज्यूम करा है x, यानी कि टोटल प्राइस कितना हो जाएगा एनालॉग वॉचेस का, बताओ। अगर हम x रुपीस है वॉच का प्राइस और 11 घड़ियां हम बेच रहे हैं, तो फिर टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 11 में ना x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। ठीक है, और डिजिटल वॉच हमने कितनी बेची है 6, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना दिया है y। अब 6 का कितना हो जाएगा, जब एक का y है तो 6 का कितना होगा 6y हो जाएगा। लो जी हमने लिख दिया। ठीक है, तो देखो इसका सेलिंग प्राइस हमको मिलता है 11x और इसका ये जो डिजिटल वॉचेस है इनका सेलिंग प्राइस कितना मिल रहा है 6y मिल रहा है। तो ये दोनों मिला करके ही तो टोटल अमाउंट होगा, जो भी आपको टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है वो इसका टोटल प्राइस और इसका टोटल कॉस्ट दोनों मिला करके ही तो हमें रिसीव होगा ना इतना पैसा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि प्लस करना होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर आपके पहला इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब ये और छोटा तो हो नहीं सकता, मुझे तो नहीं दिख रहा छोटा होते हुए, तो बस आप इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखते हैं हम सेकंड कंडीशन। चलो अभी आप सेकंड कंडीशन खुद से सोचो कि क्या हो सकता है। पहली कंडीशन जैसे हमने की थी ना, वैसे ही सेकंड कंडीशन में भी हमें काम करना है। क्या लिखा है, सेल ऑफ द सेकंड डे। एनालॉग वॉच कितने बिके 12, सेलिंग प्राइस कितना है एक का, वो है x रुपीज, यानी कि 22 का, 12 नहीं है 22 का कितना हो जाएगा 22 × x, यानी कि 22 × x लिखेंगे हम। प्लस अब बताओ डिजिटल वॉच कितना बिका 5 और उसका सेलिंग प्राइस कितना है हर एक का, तो वो है y रुपीज, यानी टोटल कॉस्ट कितना मिलेगा हमें, तो 5 × y मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू, और टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है 7330। लो जी हमने लिख दिया बच्चों 7330, इसे आप लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा अब क्या करें, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, राइट, आपको आंसर मिल जाएगा। हमें x और y का ही तो वैल्यू बताना है ना, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको x और y के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो कैसे मिलेंगे, कौन से मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं बताइए। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से, राइट। तो देखो बच्चों क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कोई एक वेरिएबल पकड़ना है और उसके कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। यहाँ पर देखो इधर 6 है इधर 5 है, सेम तो है नहीं। यहाँ पर देखो ये 11 है ये 22 है, तो क्या किया जाए, चलो एक काम करते हैं, क्यों ना हम ये x के कोएफिशिएंट्स को सेम कर दें। आप इसके भी कर सकते हो बट इसके ही कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, ये 22 पहले से, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा काम हो सकता है, क्योंकि 11 2 22 होता है। तो चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, तो 11 2 22x प्लस 6 2 कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 0 0 2 3 6 2 3 6 2 4 8, राइट। क्या करना होगा, प्लस की माइनस करें, बताओ मुझे। यस, प्लस करेंगे माइनस, तो दोनों का साइन सेम है तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस का साइन, इधर भी माइनस का साइन और इधर भी माइनस का साइन। चलो बच्चों माइनस करो तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। ये है -12y और ये है +5y, तो 12 में से 5 गया तो कितना आएगा 7 आएगा, है ना। 7 8 9 10 11 12, ठीक है। माइनस में कि प्लस में, तो प्यारे बच्चों ये ना हमारा माइनस में आएगा। आप कहेंगे क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस। चलो यहाँ पर आप माइनस करके बताओ, तो 7300 में से 8660 को हमें 7330 में से 8660 को हमें माइनस करना है, राइट। तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस होता है, हमें पहले से पता है। तो 8660 में से इसको माइनस करेंगे, तो 0 में 0 गया तो 0, 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3, और ये 8 में से 1 जाएगा तो 8 में से 7 जाएगा तो बच्चों 1 आएगा। प्लस में कि माइनस में, माइनस में क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, ठीक है। चलो अब ये जो 7 आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर
मल्टीप्लाई में जब उस साइड जाएगा तो बच्चों डिवाइड में हो जाएगा। यानी इसके आगे देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखिए y को इधर अकेला रखिएगा, -1330 अपॉन में आ गया -7, माइनस से माइनस कैंसल। अब ये जो आपको 1330 दिख रहा है इससे हम डिवाइड करते हैं 7 से, कितने बार में 7 1 7, माइनस करोगे तो कितना आएगा 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर हमने ये 3 को लिख लिया, 7 9 कितना होता है 63 होता है ना। और ये वाला 0 इधर बुला लेना, मतलब जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको y का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चे, ये मिल जाएगा हमको 190, कितना मिलेगा 190, यानी कि y का वैल्यू हमें मिल चुका है। मतलब डिजिटल वॉचेस का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, वो है 190 रुपया। ठीक है, तो ये हमको मिल गया प्यारे बच्चों 190, कितना मिल गया 190। लो जी, पहला पड़ाव तो यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं, क्या चले, अब हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस y के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहो तो इस 3 में पुट कर देना, 2 में, 1 में, आप किस में भी रख दो, आंसर तो मिलेगा ही। तो चलो फर्स्ट वाले में ही रख देते हैं। बोलो 11x प्लस 6 इंटू y का वैल्यू कितना है 190, विच इज इक्वल टू 4330। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब ये 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 11x तो खैर अपनी जगह पे ही रहेगा, 6 0 0 9 6 का कितना होता है भाई 54 होता है ना। हाँ 9 6, हाँ तभी तो 6 ही यहाँ पे 54 होगा, फिर उसमें 6 जोड़ेंगे तो 70 60, राइट। 6 9 54, फिर कैरी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 6 1 6, 6 5 11, यानी कि 1140 आ जाएगा। समझे ना, हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, बताओ कैसे। देखो 6 बार जुड़ेगा तो ये 600 हो गया, ये 600, और ये 2240, 0 4, ये कैसे हो रहा है 6 2 8। रुको मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, मुझे लगता है मुझे ना पहले मल्टीप्लाई करने दो। 6 0 0, ठीक है, 6 9 54, यहाँ पे 5 आ गया, 6 1 6, और 6 5 11, ये तो 1140 यार है। फिर मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रही थी तो क्यों गलत आ रहा था। ये एक मिनट, 100 प्लस 90 600, और यहाँ पे हाँ सही है सही है सही है। चलो तो कितना आएगा 1140 विच इज इक्वल टू 4330। अब इसको हम उस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये उस साइड जाएगा तो बताइए भाई किस में हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, माइनस में हो जाएगा। यानी 1140 को हम लोग माइनस कर देंगे 4330 में से। चलो माइनस करके बताओ, तो 0 में 0 गया 0, अब 3 में से 4 तो नहीं जाने वाला, इसने किससे लिया, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा। फिर इधर कितना बचा है भाई 2 बचा है, तो 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, और 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 3190 हमको मिला। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखो ये x, ये 11 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई में, जब इस साइड जाएगा तो प्यारे बच्चों डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको चलो अभी आप इसको डिवाइड करके बताओ कि कितना आता है। तो 11 2 22, 3 बार में तो हम लेकर के जा नहीं सकते वरना 33 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 11 2 22, चलो माइनस कर दो, 11 में से 2 गया तो 9, इधर आ जाएगा 0, फिर हमने ये 9 को उतार लिया, 11 9 99, और ये जो 0 है इसको हम इधर बुला लेंगे, मतलब 290। ठीक है, इसका अमाउंट कितना आ गया बच्चों, ये हमको मिल गया है 290। यानी कि एनालॉग वॉचेस का जो प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वो है 290 रुपीज। डिजिटल वॉच का कितना है 190, और एनालॉग वॉचेस का प्राइस कितना है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, वो है प्यारे बच्चों 290 रुपया। ठीक है, आ जाओ इधर चेक कर लो। देखो पहला इक्वेशन हमको ऐसे मिला था, हाँ सेकेंड इक्वेशन हमको ऐसे मिला था, बिल्कुल। फिर हमने इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया और हमें आंसर मिला, क्या मिला कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच इज कितना 290 है ना, ये एक्स का वैल्यू मिला था। और फिर डिजिटल वॉच का सेलिंग प्राइस कितना है 190 रुपया। ठीक है, क्लियर, तो आंसर हमको मिल गया। तो देख लीजिए ऐसे ही सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। चलिए तो आगे बढ़े, यहाँ पर भी वही सारी बातें दी गई हैं जो मैंने आपको उधर बताई। चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं हमारे, हाँ एक और सवाल हमारे स्क्रीन पर आने जा रहा है, विच इज अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन, राइट। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, पहले तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो आपको बताती हूँ, हम चलते हैं अगले पेज पे। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख के देगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तो दोनों का पहले मतलब आपको मालूम रहेगा, तभी तो आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे ना। तो आओ बताती हूँ, दो शब्द होते हैं बच्चों हमारे पास, एक होता है अप स्ट्रीम, ठीक है, और दूसरा होता है भाई डाउन स्ट्रीम। अच्छा, स्ट्रीम यानी क्या होता है मुझे बताओ, स्ट्रीम मतलब क्या होता है, हाँ पानी की धारी,
धारा पानी की धारी नहीं, पानी मतलब पानी जो बह रही है उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जैसे मान लो कि ये यहाँ पर नदी है, लीजिए ये नदी है, ऐसे बह रही है, बिल्कुल बह रही है, ठीक है, लो जी बह रही है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं ना बच्चों, इसमें हम एक नाव को चला रहे हैं, लो जी ये हमने नाव भी बना दी, ये नाव हमारी बहुत प्यारी सी, जिसमें ये इंसान इसके ऊपर बैठा है और इस नाव को क्या कर रहा है, चला रहा है। इसके हाथ में एक डंडी भी दे देते हैं, लो जी डंडी से ही तो पानी में ऐसे करेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलो, तो अभी देखना ध्यान से, ये जो स्ट्रीम होती है ना, जैसे आपने देखा होगा कि पानी जो होता है, पानी की जो धाराएं होती है, उनका भी कोई ना कोई स्पीड होता है, वो किसी न किसी एक डायरेक्शन में बह रही होती है, ठीक है। या तो वो ऐसे मान लीजिए कि ये वाली जो स्ट्रीम्स है ना, वो इस तरीके से बह रही है, यानी इनका जो बहाव है वो किस तरफ है बच्चों, इस तरफ है, ठीक है। किस तरफ है, ये किस तरफ बह रही है, जहां ढलान मिलती है उधर बहती है पानी, है ना, आपको मालूम है पानी की धाराएं। तो जो पानी के स्ट्रीम्स है ना, उनका बहाव किस तरफ है भाई, इस तरफ है, ठीक है। तो देखो ये जो पानी का बहाव है दोस्तों, उसको हमने मान लिया है x, मतलब इनकी जो स्पीड है, पानी की जो बहाव का स्पीड है, उसको हमने x मान लिया, स्ट्रीम के स्पीड को हमने x मान लिया। और ये जो बोट यहाँ पे चल रहा है, इसको x मत मानो, रुको रुको, इसको ना आप y मानो, इसको x मान लेना। जो बोट यहाँ पे चल रहा है, मान लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, x है, और ये जो स्ट्रीम है इसका स्पीड कितना है, ये है y, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई। अब देखो ये जो यहाँ पे लड़का बैठा हुआ है इस बोट के अंदर, उसको कहाँ पर जाना है, उसको ना यहाँ से इधर जाना है, ये पॉइंट बी पर जाना है। किसको, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, ठीक है। तो देखो ये इसके बोट की स्पीड है, यानी ये जो नाव चला रहा है ना, इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, समझ लो। और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। तो जब ये यहाँ पर जाएगा, आप सोचो कि अगर हम, जैसे आपने साइकिल चलाते हुए ये नोटिस भी किया होगा कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो जब कोई ढलान आता है ना, मान लीजिए पहाड़ी पर से थोड़ा सा ऊंचा जगह है, ऊंचा रोड है, फिर वहां से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर हम पैडल नहीं भी मारेंगे तो भी हमारी साइकिल सीधे सीधे सरक जाती है। यानी यहाँ पर हुआ क्या, तो ढलान मिली ना, इसकी वजह से हमें पैडल मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी और हमारी साइकिल जो है वो सरक रही थी। वहीं अगर दूसरी तरफ पहाड़ आ जाए, समझ लो कि थोड़ा ऊंचा स्थान आ गया, ऊंचा प्लेस आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोर जोर से पैडल मारना पड़ेगा, तब जाके आप उस पर क्या कर पाओगे बच्चों, चढ़ पाओगे, ठीक है। यानी जब ढलान आ रही है तो हमको, हमारे लिए फायदा हो जा रहा है, हम आराम से बैठे रहेंगे तो भी हमारी साइकिल सरक करके जाएगी। और जब ऊंचाई आ जा रही है तो क्या करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो सेम चीज इधर भी है, देखो पानी का बहाव किस तरफ है, इस तरफ है, राइट। तो जब ये लड़का किस तरफ जा रहा है, पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, जिधर पानी का बहाव है, यानी कि स्ट्रीम किस तरफ बह रहा है, इस तरफ बह रहा है, राइट। तो इस टाइम पे अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ, पहले तो आप ये समझ लो कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम पानी के बहाव की तरफ जा रहे होते हैं, यानी स्ट्रीम जिस दिशा में बह रहा है, अगर हमें उसी डायरेक्शन में जाना होता है तो उसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। अच्छा, इसको आप याद कैसे रखोगे, तो याद रखने का तरीका वही जो मैंने अभी आपको साइकिल वाला बताया कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जो ढलान है ना वो भी हमारा साथ दे रही होती है। तो सेम चीज इधर भी है कि जो स्ट्रीम है वो हमारा साथ दे रही है, राइट। तो हम इसकी तरफ जा रहे हैं तो इसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। और जब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, यानी कि इसका बहाव किस तरफ है, इस तरफ है, और नाव आ गया यहाँ पर, इसको इधर जाना है, ठीक है, इधर जाना है, तो इसको आप लोग क्या कहोगे बच्चों, अप स्ट्रीम कहोगे, ठीक है। यानी अगर हम स्ट्रीम के डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो उसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे होते हैं तो उसको कहा जाता है अप स्ट्रीम, ठीक है। देखो अब ये किधर जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है ना। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, क्या आप बस ये x बताओगे कि इस नाव की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, नहीं। क्योंकि देखो जब ये इस तरफ जा रहा है तो स्ट्रीम भी तो उसकी मदद कर रही है ना, पानी का बहाव भी तो उनको हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। मतलब यहाँ पर दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, दोनों की स्पीड मिला करके होगी x प्लस वाई, समझ में आएगी नहीं। टोटल स्पीड यहाँ पे कितना होगा, दोनों का मिला करके होगा x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बात समझे। क्योंकि देखो बोट की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों को सेम दिशा में जाना है
ठीक है, तो इसीलिए x प्लस वाई यहाँ पर आ जाएगा। चलो अप स्ट्रीम की हम बात करते हैं। अप स्ट्रीम में क्या होगा बच्चों, अब ये जो आपको बोट, ये प्यारा सा नन्हा सा ये जो आपको बोट दिख रहा है ना, ये अब आ गया इधर, ठीक है, किधर आ गया भाई, इधर आ गया। अब इसको क्या करना है, ये पॉइंट बी से इस साइड जाना है, इस तरफ जाना है, लेकिन स्ट्रीम का जो भाव है वो किस तरफ है, वो तो इस डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, खुद लॉजिक लगाओ, खुद सोचो। अब इसकी अप स्ट्रीम में स्पीड बता दो बच्चों कितनी होगी। तो देखो जो नाव की स्पीड है वो तो रहेगी, है ना, ये तो उस स्पीड से चलेगा ही, लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो स्ट्रीम का स्पीड है वो क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा, है ना, इसको क्या बोलेगा, मतलब क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे जो स्पीड है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है, ये होगा x माइनस वाई, क्योंकि ये रोकने की कोशिश कर रहा है, ये मदद नहीं कर रहा, यहाँ पे मदद कर रहा था, लेकिन अब ये यहाँ पे रोकने का काम कर रहा है, इसीलिए स्पीड कितना होगा, अप स्ट्रीम में स्पीड कितना होता है, x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में कितना होता है बच्चों, x प्लस वाई। समझे कि नहीं, चलो बहुत आसान है, समझ जाना, एक बार और पीछे करके इस वीडियो को देख लेना, समझ आ जाएगा। मैंने आपको जो हम अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं वही एग्जांपल मैंने आपको दे करके बताया, ये साइकिल वाला है ना, ये तो हमने कई बार किया ही होगा, आपने जरूर, जो भी बच्चा साइकिल चलाते हैं उन्होंने तो ये खुद महसूस किया होगा कि अगर स्लोप आया, ठीक है, तो क्या होता है, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है, प्लस पॉइंट होता है मतलब प्लस करना है। और अगर स्लोप नहीं है, समझ लो कि हमें ऊपर चढ़ना है, ओके, ऊपर चढ़ना है, तो क्या होता है, ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट होता है, हमें ज्यादा मेहनत कर करके क्या करना पड़ता है, उस चढ़ाई को चढ़ना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने बेसिक समझ लिया, ये बेसिक था, ठीक है बच्चों, ये बेसिक था। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना, छोड़ के मत आना। मुझे पता है पहली बार जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसको ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में मतलब दिमाग घूम रहा होगा कि क्या है, लेकिन समझने की कोशिश करोगे समझ आएगा। मैं हर बार यही बोलती हूँ, एटलीस्ट आप ट्राई करो, और ट्राई करोगे तो पक्का आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, चलते हैं, कहाँ पढ़ते हैं हम, टेक्स्ट बुक में चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ये टेक्स्ट बुक में। तो टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन है, देख लो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ये लोग नाव चला रहे हैं, चलाने दो, कोई बात नहीं, आ जाओ। यहाँ पे देखो बच्चों क्या बताया जा रहा है कि द बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो बोट है ना वो ट्रैवल करता है, कितना ट्रैवल करता है, देखो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, x माइनस वाई हो जाएगा स्पीड, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, x प्लस वाई स्पीड होगा, है ना, अभी मैंने पीछे बताया था, ठीक है। फिर यहाँ पे ये तो आपकी पहली कंडीशन है, यहाँ से बच्चों आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। ये आपकी सेकेंड कंडीशन है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि द सेम बोट, वही बोट जो है, इट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है बच्चों, रुका हुआ पानी, क्या होता है, स्टॉप, मतलब रुका हुआ पानी जो होता है स्टिल वाटर, यानी पानी का बहाव किधर भी नहीं है, वो बस ऐसे ही रुका हुआ है, ठीक है, पानी किधर भी नहीं बह रहा, ना इधर बह रहा ना उधर बह रहा, इट इज स्टिल, यानी कि वो बस रुका हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है स्पीड ऑफ वाटर करंट, यानी वाटर करंट का हमें स्पीड बताना है, वो जो स्ट्रीम थी, राइट, उसका जो मतलब जो वाटर का फ्लो था, ठीक है, एक तो हमें उसका स्पीड बताना है, और दूसरा हमें क्या बताना है दोस्तों, स्पीड ऑफ बोट, बोट का हमें स्पीड बताना है इन स्टिल वाटर, ठीक है। ये जो बोट का स्पीड मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया ना, x किलोमीटर पर आवर, ये क्या था, ये स्टिल वाटर में था, मतलब पानी रुका हुआ है तब का ये स्पीड था, और ये स्पीड किसका था, वो तो स्ट्रीम, यानी कि जो पानी की धारा थी उसका स्पीड था, ठीक है। फिर हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमें डाउन स्ट्रीम मिला, और इसमें से माइनस किया तो हमको अप स्ट्रीम मिला, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है। तो चलो दोस्तों देखो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तो इसके बेसिक में आप ये भी ऐड कर लेना कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, या फिर हाँ चलो ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा साइंस में, ठीक है, स्पीड अपॉन टाइम, ध्यान रखना। चलो, तो जो जो हमें फाइंड करना रहता है उसको हम x और y अज्यूम कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो इसे हम मान लेंगे बच्चों x किलोमीटर पर आवर, ओके। तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी, स्टिल वाटर में बोट का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। फिर जो हमारा क्या है स्पीड ऑफ बोट, ये हमने वाटर करंट की बात करी थी, राइट, एक मिनट रुको, अच्छा इन्होंने, रुको मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, फिर से बताती हूँ। यहाँ पे क्या इन्होंने माना है, थोड़ा इन्होंने अलग मान लिया, चलो क्यों ना मैं इसको अपने एरिया में लेकर के चलूं, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन देखोगे फिर आंसर देखोगे आपको कंफ्यूजन होगा, तो मैं कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं चाहती। चलो हम लोग चलते हैं इसको उधर ही लेकर के, आ जाओ।
हाँ, इसको भी ले लेते हैं पूरा। चलिए अब पक्का अच्छे से हम समझेंगे, अब गलती नहीं करेंगे। देखिए हमें जो जो फाइंड करना है उसे हम अज्यूम कर लेंगे बच्चों। क्या क्या अज्यूम करेंगे, देखो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि जो वाटर करंट है और जो बोट है उसकी स्पीड कितनी है। तो हम यहाँ पे पहले बोट की स्पीड यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी कि जब पानी स्टिल है ना बच्चों, तब इसका स्पीड कितना है, तो वो है x किलोमीटर पर आवर। ओके ओके ओके, ये समझ में आ गया। आगे का बताओ। चलो अब उसके बाद स्ट्रीम की जो वाटर करंट है उसकी स्पीड की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे कि स्पीड ऑफ वाटर करंट, देखो दोस्तों हम यहाँ पे वाटर करंट के स्पीड की बात कर रहे हैं, इसको हमने मान लिया है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतने में तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे कंडीशन, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया जा रहा था कि अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा मुझे बताओ। अगर मैं आपसे अप स्ट्रीम का स्पीड पूछूं, अप स्ट्रीम का स्पीड पूछूं तो क्या आप कहोगे, बताओ। आप कहोगे x माइनस वाई, यानी कि बोट के स्पीड में से वाटर करंट के स्पीड को माइनस कर दो, हमें अप स्ट्रीम मिल जाएगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो आप कहोगे x प्लस वाई कर दो, ये हमारा डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा, है ना। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया, स्पीड विच इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जी हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मैं आपसे टाइम का फॉर्मूला पूछ लूं तो क्या करोगे, टाइम को इधर लेकर के आ जाओगे, स्पीड को उधर लेकर के चले जाओगे, तभी तो होगा ना। तो देखो यहाँ पे टाइम दिस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो हमने इसी फॉर्मूले से इसको डिराइव करा। सुनो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम को इधर बुला लेते ना, टाइम इधर आ गया, स्पीड चला गया हमारा अपॉन में, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना। देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इधर मैं लिख दूं, प्रॉपर्ली लिख देती हूँ। देखो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, टाइम, हाँ टाइम का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या है कंडीशन, देखो इसमें बोला जा रहा है कि जो बोट है ना वो अप स्ट्रीम कितना ट्रैवल करता है, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, और डाउन स्ट्रीम कितना जाता है 24 किलोमीटर। कितने घंटे में, तो 6 घंटे में। तो यहाँ पे देखो टोटल टाइम दिया गया है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का मिला करके टोटल टाइम दिया गया है। तो टोटल टाइम हमको कैसे मिलेगा, जब हम डाउन स्ट्रीम का टाइम और अप स्ट्रीम का टाइम दोनों को जोड़ दे तब हमको टोटल टाइम मिल जाएगा। यानी देखो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि टाइम ऑफ, देखो बच्चों ये टाइम है, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे हम देखो टीयू का मतलब क्या हुआ, टाइम। मैं आप पूरा अच्छे से लिख के बताती हूँ। देखो टाइम ऑफ किसकी हम बात कर रहे हैं, हाँ अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, यू फॉर अप स्ट्रीम। फिर टाइम ऑफ क्या क्या, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, राइट। जब दोनों को हम प्लस करते हैं ना तो हमें कितना मिलता है, 6 घंटा मिलता है। ऐसा इस कंडीशन में बोला जा रहा था। एक बार फिर से सुनो, बोट ट्रैवल करता है 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितने घंटे में, 6 घंटे में। यानी कि दोनों मिला करके यहाँ पे टाइम दिया गया है, यानी कि T1 और T2, आप इसको T1 T2 मान सकते हो, राइट। कि जब वो अप स्ट्रीम जा रहा है तो उसको हमने T1 बोल दिया, इतने टाइम में जा रहा है, और T2 यानी क्या, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ये डाउन स्ट्रीम आएगा। ठीक है, तो फिर उसको उतना टाइम लग रहा है। तो ये मैंने पूरा प्रॉपर्ली आपको अच्छे से लिख के बताया। अब सुनो टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का टाइम हमें कैसे मिलेगा, तो टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब डिस्टेंस कितना है, तो जब वो अप स्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है तो कितना ट्रैवल कर रहा है, 16 किलोमीटर, यानी कि 16 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा बच्चों, स्पीड, राइट। तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना होता है मुझे बताइए, अप स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, यस यस सोचो सोचो, यहाँ पे देखो लिखा भी है x माइनस वाई हो जाएगा बच्चे, कितना होगा x माइनस वाई होगा। देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं x माइनस वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लिया गया, तो देखो कितना डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है 24 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा हमारा स्पीड। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होता है x प्लस वाई, है ना, दोनों के स्पीड को हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे x प्लस वाई, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 6 आवर्स। ओके, क्लियर हुआ। तो ये देखिए ये हमने लिख लिया, ओके समझे ना। चलो तो पहला इक्वेशन यहाँ पे बन चुका है, अब इसको छेड़ना मत, अब इसको आप ऐसे ही रहने दो। बाकी चलो अब सेकंड कंडीशन हम देखते हैं और फिर दूसरे इक्वेशन को हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड कंडीशन हम देखेंगे। सेकंड कंडीशन भी कुछ इसी तरीके का है। अब आप यहाँ पे अच्छे से रिलेट करके समझ पाओगे क्योंकि मैंने आपको पूरा बता दिया है, तो अब आप इसको भी आप समझ पाएंगे। देखिए टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम का टाइम टेकन है, फिर ये डाउन स्ट्रीम का टाइम टेकन है,
और दोनों मिला करके हमें टोटल टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? टोटल टाइम। तो देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाने में उसको टोटल कितना टाइम लगता है, तो इसको ना 13 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 13 घंटे लगते हैं। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? फॉर्मूला क्या होता है टाइम का? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर। लो जी हमने लिख दिया। और अप स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा? x माइनस वाई, ये भी मैंने इधर लिख दिया। फिर प्लस का साइन। फिर डाउन स्ट्रीम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 48 किलोमीटर, यानी कि 48 किलोमीटर, राइट। और डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। दोनों मिला करके 13 आवर्स, ठीक है। चलिए, तो ये हमने कर लिया। अब क्या करना है? अब दो इक्वेशंस आपको मिल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। बस इन इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। देख लो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे ही बनाया गया होगा। चलो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो देखो, पहला इक्वेशन जो मैंने आपको बताई है और दूसरा इक्वेशन ये, ठीक है। सेम है ना? बताओ, ठीक है। और बाकी ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है ये भी फटाफट से एक्सप्लेन कर देते हो। तो यहाँ पे इन्होंने टाइम का फॉर्मूला लिखा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके, मतलब वही जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, राइट। और यहाँ पर क्या इन्होंने लिखा हुआ है ये फटाफट से हम एक एक बार समझ लेते हैं। आ जाओ, देखो यहाँ पे इन्होंने स्पीड ऑफ बोट बताया है इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, दोनों मिला करके करेंगे। एंड दैट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होता है? x माइनस वाई होता है। x ये हमारे बोट की स्पीड है और y क्या है भाई? स्ट्रीम, यानी कि वाटर करंट की स्पीड है। किसकी स्पीड है ये? वाटर करंट की स्पीड है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करें हम? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने सीखे थे हमारे प्रैक्टिस 8 1.4 में, है ना। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो इक्वेशंस दिए गए हैं वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले इनको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बताओ क्या आप आगे का करना चाहोगे? देखो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर भी मैं आपको पूरा सॉल्व करवा के बता देती हूँ। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? आपको पहले से, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, मैंने 1.4 के सॉल्व एग्जांपल्स भी कराए हैं और क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो प्लीज उसको देखो, तो आप ये आसानी से कर पाओगे, ठीक है। मैं अभी तो फिलहाल मैं करा रही हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज देख लेना, ओके। देखो बच्चों, अब यहाँ पे ना हम अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है पहले मुझे ये बता दो। तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई दोनों में है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इसको हमने m मान लिया और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इसको हमने n मान लिया, ठीक है। तो अब ऐसा करने से क्या होगा? हमको दो नए इक्वेशंस मिलेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर देखो, इधर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पे हम m रखेंगे, तो यहाँ इधर हमको क्या मिल जाएगा? 16m मिल जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह पे n रखेंगे, यानी कि इधर मिल जाएगा 24n, दोनों मिला करके 6, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इधर से इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह पे हमें रखना होगा m, यानी कि इधर हम रखेंगे 36m प्लस बोलो 48n आ जाएगा। लीजिए ये भी हमने लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा हमारा 13 के इक्वल, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स तो सेम है नहीं, तो भी टेंशन ज्यादा लेने का नहीं। हम सेम कर सकते हैं। किसके कोएफिशिएंट को सेम कर सकते हैं? वैसे तो दोनों का किया जा सकता है, लेकिन ये करोगे ना तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे। इसलिए एक काम करो, देखो ये 24 दिख रहा है बच्चों, ये आपको 48 दिख रहा है, तो इसके ही कोएफिशिएंट को सेम कर दो, ये n के कोएफिशिएंट को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 48 बन पाएगा, है ना। तो हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर 3 में ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 2 कितना होता है भाई? 32 होता है, 32m आ जाएगा, प्लस 24 2 हाँ 48, फिर यहाँ पे n, दिस इज इक्वल टू 6 2 कितना होता है? 12 होता है। ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 5। अब हमें इक्वेशन नंबर 3 से कोई मतलब नहीं है, 5 की तरफ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या किया जाए? माइनस करते हैं, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो इधर माइनस का साइन, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। 13 में से 12 गया तो बच्चों कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस 48n माइनस 48n कैंसल, 36m माइनस 32m कितना आएगा भाई? यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 4m, यानी कि m का वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगा 33 34 35 36, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1/4, है ना। 4 इधर मल्टीप्लाई में है, जब उस साइड जाएगा तो बच्चों डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि m का वैल्यू यहाँ से हमें मिल चुका है m 1/4, ठीक है। अब इसकी मदद से हमें n का भी वैल्यू निकालना होगा, तो n का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो m के वैल्यू को इन तीनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट अप करेंगे। किस में करना चाहते हो? चलो फर्स्ट वाले में कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 16m। m का वैल्यू बताओ बच्चों कितना है? 1/4, तो m की जगह पे हमने 1/4 लिख दिया,
फिर प्लस 24n दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है। देखो इक्वेशन नंबर 3 मैंने इधर लिखा हुआ है, अब इसको सॉल्व कर लो, n का वैल्यू मिल जाएगा 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 प्लस 24n विच इज इक्वल टू 6। 4 को उस साइड लेकर के जाएंगे, 4 उधर जाएगा तो बताओ माइनस में हो जाएगा, यानी 6 माइनस 4 करेंगे तो बच्चे 2 आ जाएगा। 24 इधर मल्टीप्लाई में है, जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, कैंसिल करो, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि जो n है ना, n का वैल्यू हमें कितना मिला, n का वैल्यू हमें मिल चुका है 1/12, यानी कि 1/12, राइट। ये हमें दोस्तों n का वैल्यू मिला, यहां से हमें m मिला और इधर से हमको n मिला, तो क्या हमको आंसर मिल गया? नहीं, हमें तो x और y चाहिए थे, ये x चाहिए और y चाहिए, तो क्या करना होगा, अब जो हमने इधर अज्यूम करा था, इधर m और n, इसके अंदर ये दोनों इक्वेशंस में हम m और n के वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो थोड़ा और इसको हम किनारे करते हैं, इसको थोड़ा साइड में लेकर के चलते हैं, तुम लोग साइड में चलो बच्चों, आ जाओ। अब आगे की कहानी सुनिए। देखिए होने क्या वाला है, हमने क्या अज्यूम किया था कि 1/x माइनस वाई विच इज इक्वल टू m, ठीक है, यही हमने माना था। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/x माइनस वाई विच इज इक्वल टू m का वैल्यू हमें कितना मिला है 1/4 मिला है, तो m की जगह पे बच्चों मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/4, ठीक है। 4 को इस साइड ले लेंगे और x माइनस वाई को उस साइड लेकर के जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर के x माइनस वाई ही आएगा, यानी कि यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिला x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 6। लो जी, एक और इक्वेशन हमको मिल गया। अब एक और इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 7। देखो यहाँ पे ना इक्वेशन पे इक्वेशन मिलते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो 1/x प्लस वाई, इसको हमने क्या अज्यूम किया था, n अज्यूम किया था, राइट। तो 1/x प्लस वाई विच इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना मिला है, यहाँ से आप देख सकते हो 1/12, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है प्यारे बच्चों 1/12, ठीक है। 12 को इस साइड ले लो और x प्लस वाई को उस साइड ले जा करके 1 से मल्टीप्लाई करना, तो x प्लस वाई ही आएगा। ठीक से इसको लिख दो, तो x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7। लो जी, दो और इक्वेशन मिल गए, है ना। यहाँ पे इक्वेशन प्रकट होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अब ये लास्ट है, उसके बाद नहीं मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ से हमको x और y के वैल्यूज मिल जाएंगे। इक्वेशन नंबर 7 को इधर लेकर के आ जाओ, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 12। क्या करना चाहिए, प्लस की माइनस, तो प्लस कर दो, वाई बिकॉज देख सकते हो यहाँ पे माइनस का साइन इधर प्लस का साइन है, तो डिफरेंट साइन रहते हैं ना, तो हम प्लस करते हैं, यानी कि हम प्लस करेंगे, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। 12 और 4 कितना होता है बच्चे, 16 होता है। x प्लस एक्स मिला करके 2x हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 को उस साइड लेकर के जाओ, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8, यानी कि जो x है ना बच्चों, x ये हमको कितना मिल चुका है, 8 मिल चुका है, ये x हमको 8 मिला है। अब हम क्या करेंगे, चलो इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी इक्वेशन में, किस में भी कर सकते हो, इन दोनों में से किस में करना है, इसमें कर लो। तो x की जगह पे आपको लिख देना है 8 प्लस वाई बराबर 12, यानी कि 12। 8 को उस साइड लेकर के जाना, तो 12 में से 8 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू हमें मिल चुका है दोस्तों 4, ठीक है। तो हमें यही तो निकालना था। बताओ, बोट का जो स्पीड है उसको हमने x किलोमीटर पर आवर अज्यूम किया था, यानी कि जो आपका बोट है ना दोस्तों, बोट, ठीक है, बोट की स्पीड हमको कितने मिल गई है, 8 किलोमीटर पर आवर, यानी बोट जो है ना वो इस स्पीड से भाग रहा है। हाँ, फिर स्टिल वाटर, इसका स्पीड हमें बताना था, स्टिल वाटर किसका बताना था, हाँ वाटर करंट का बताना था, वही स्टिल वाटर। यहाँ पे वाटर करंट का हमें स्पीड बताना था बच्चों, वाटर करंट जो करंट चल रहा मतलब बह रहा है, यानी कि जो स्ट्रीम पानी की धारा बह रही है उसका फ्लो का हमें बताना था स्पीड। तो बोलो कितना आया है, 4 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका आंसर, देख सकते हो ये 8 आ गया, ये 4 आ गया, और फाइनली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। आओ दिखाती हूँ आपको, आपके टेक्स्ट बुक में लेकर के चलते हैं हम और दिखाते हैं सही आंसर आया है कि नहीं, मैच कर लो। देखो, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, बोट का स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर, मिला कि नहीं, हाँ मिला। फिर स्पीड ऑफ वाटर करंट इन स्पीड ऑफ वाटर करंट का स्पीड कितना आया, 4 किलोमीटर पर आवर। बताओ आंसर सही आया कि नहीं आया। तो वही कह रही हूँ ना, अगर आप मेथड से जाओगे, अच्छे से सारे सॉल्यूशंस करोगे तो गलती तो होगा ही नहीं, ठीक है। बस शांति दिमाग के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, एग्जाम में आएगा तो छोड़ना मत। लेकिन हाँ, एक और बात बोलना चाहूंगी, इसको आप लास्ट में ही करना, जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो लास्ट के जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है उसमें ये पूछे जाते हैं, तो इसको सबसे अंत में करो, क्योंकि आप देख सकते हो ये काफी लंबा प्रोसेस चलने वाला है ना, टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब ये टाइप का क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में,
तो थोड़ा सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने का, इसको बाद में करने का लास्ट में, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। और अब हम बात करते हैं बच्चों हमारे अगले सवाल की। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। अभी कितने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं? एग्जाम्पल नंबर 5 भी है एंड दैट्स इट। यानी कि 2 और क्वेश्चन है। आ जाओ, 2 और क्वेश्चंस के साथ हम डील करते हैं। लो जी, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सवाल है। आओ जरा इसको हम पढ़े, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स देख करके डर लगता है ये सब क्या दे दिया, बट डोंट वरी, आ जाओ देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अ सर्टेन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि कुछ पैसा जो है वो बच्चों के बीच में बांटा गया। टेंशन मत लो, इसको हम लेके चलेंगे अपने एरिया में और उधर ही सॉल्व करेंगे। देखो, अरे ये तो आधा ही आया, क्यों, रुक जा। चलो अभी पूरा आएगा। लो जी, पूरा आ चुका है। इसमें क्या लिखा है कि सर्टेन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ईच वुड गेट 2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वर मोर एंड ईच वुड गेट 6 more rupees 6 more if 15 students were less. Find the number of students and the amount distributed. देखो बच्चों, यहाँ पे ना कंडीशंस कहाँ पर है, कंडीशन आपको पहचानने आना चाहिए। तो ये आपका पहला कंडीशन है एंड ये जो दिया है ना, यहाँ से कहाँ गया, लेस टू लेस, ठीक है। ये हमारा सेकंड कंडीशन है, ठीक है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। चलो इतना तो हमें मालूम है, राइट। अभी हमें फाइंड क्या करना है। अच्छा, क्वेश्चन पहले समझ लो। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ पैसा जो है वो कुछ बच्चों के बीच में बांटा गया। हमें नहीं पता कि कितना पैसा हम दे रहे हैं और बच्चे कितने हैं, हमें ये भी नहीं पता। हमें नहीं मालूम कि बच्चे कितने हैं और हम एक एक को कितना पैसा दे रहे हैं, ये भी हम नहीं जानते। बस इन्होंने कहा कि कुछ बच्चे हैं जिनको हम पैसा क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है, दे रहे हैं, ओके। फिर आगे देखो क्या लिखा है, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी हमें उन स्टूडेंट्स का नंबर बताना है, एज वेल हमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड भी बताना है कि कितना पैसा उनको दिया जा रहा है, वो भी आप इधर फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमने क्या अज्यूम करा था, मतलब हम किसको अज्यूम करेंगे, एक्स और वाई। तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम एक्स और वाई अज्यूम कर लेंगे, है ना। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, देखो जो स्टूडेंट्स का नंबर है बच्चों, उसको हम मान लेते हैं एक्स। कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और जो इनको पैसा दिया जा रहा है, इसको हमने एक्स मान लिया, स्टूडेंट के नंबर को हमने एक्स मान लिया, यानी कि कितने बच्चे हैं, टोटल एक्स बच्चे हैं। और जो इनको अमाउंट दिया जा रहा है, यानी कि जो पैसा आप दे रहे हो, इसे हम मान लेते हैं वाई रुपीज। हमने मान लिया कि वाई रुपीज है पैसा, ठीक है। हर एक को इतना इतना पैसा दिया जा रहा है। टोटल बच्चे कितने हैं, एक्स बच्चे हैं। और टोटल पैसा कितना दिया जा रहा है, टोटल नहीं, एक एक को कितना अमाउंट दिया जा रहा है, कितना रुपया दिया जा रहा है, तो वाई रुपीज एक एक को दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि टोटल अमाउंट आपको फिर कैसे मिलेगा, जरा सोच करके बताओ। सोचिए, यहाँ पे ना 2 बच्चे हैं और एक बच्चे को हम 10 रुपए दे रहे हैं, तो टोटल हमारा कितना खर्चा लगेगा, तो एक को 10 रुपए देना पड़ेगा, एक को 10 रुपए, यानी कि टोटल मिलाकर के 20 रुपया हमको देना पड़ेगा। अच्छा, अगर 3 बच्चे आ जाएंगे तो 30 रुपया, 40 आ जाएंगे तो 40 रुपए देने पड़ेंगे, राइट। तो ये हमको कैसे मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने से। जब 2 बच्चे हैं और एक को आप 10 रुपया दे रहे हो, तो 2 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 20 मिलेगा कि नहीं। अगर ये 3 बच्चे हो जाए, एक एक को 10 रुपया दोगे तो 30 रुपए हो जाएंगे, है ना। यानी कि मल्टीप्लाई करने से हमें टोटल अमाउंट मिलेगा। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ। तो स्टूडेंट्स कितने हैं, एक्स हैं, और एक एक को कितना पैसा दिया जा रहा है, वाई रुपीज दिए जा रहे हैं, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों बताओ। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई रुपीज, समझेगी नहीं, एक्स वाई होगा एक्स इंटू वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ही तो हमको टोटल अमाउंट मिल रहा था ना। तो टोटल अमाउंट हम कितना दे रहे हैं बच्चों में, हमें नहीं पता बच्चे कितने हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, ये नहीं पता, लेकिन हाँ टोटल हमको मालूम है कितना है, एक्स इंटू वाई, ठीक है। चलिए अब कंडीशन देखेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला कंडीशन देखो, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन की हम बात करेंगे। क्या लिखा है कि each would get ₹2 less if 10 students were more and each would get 6 more if 15 students were less। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, बट एक एक तोड़ तोड़ के समझो, तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके समझो। each would get ₹2 less, मतलब हर एक बच्चे को, ध्यान से समझना, जितने भी बच्चे हैं ना उनको 2 रुपए क्या मिलते हैं बच्चों, कम मिलते हैं, ठीक है। अगर इफ 10 स्टूडेंट्स वर मोर, यानी कि अगर 10 बच्चे ज्यादा हो, जितने भी बच्चे अभी प्रेजेंट है, कितने बच्चे हैं, एक्स बच्चे हैं। ये कैसे मिट गया, यहाँ पे तो मैंने अमाउंट लिखा था, है ये कैसे मिटा, रुको,
देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर अभी जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं उसमें से अगर हम 10 बढ़ा देते हैं, यानी 10 बच्चे ज्यादा कर देते हैं, तो एक एक बच्चे में कितने की कमी आ जाती है, 2 रुपए की कमी आ जाती है। वरना मतलब समझने की कोशिश करो। देखो बच्चे कितने हैं, अभी तो फिलहाल में x बच्चे हैं, राइट, x स्टूडेंट्स हैं। अगर हम इसमें 10 बढ़ा देते हैं प्यारे बच्चों, क्या करते हैं 10 बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो फिर एक एक को कितना पैसा मिलेगा, तो पहले जितना पैसा मिल रहा था, पहले कितना मिल रहा था y रुपीज, तो हम उन सभी को 2-2 कम मिलेंगे। समझे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? सुनना एक बार फिर से सुनो, ये कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। Each would get ₹2 लेस, यानी हर एक को 2 रुपए कम मिलते हैं। जैसे मान लो कि पहले 10 रुपए मिलते थे हर एक को, तो अब 2 रुपए कम मिलेंगे, यानी कि 8 रुपए मिलेंगे। 8 हमको कैसे मिला, 10 में से हमने 2 को माइनस किया तब हमें 8 मिला, समझ रहे हो? तो देखो पहले इनको y रुपीज मिलते थे, पहले हर एक बच्चे को y रुपीज मिल रहे थे, लेकिन अब 2 रुपए कम मिल रहे हैं, यानी कि कितना पैसा मिलेगा, y-2, ठीक है। और ऐसा कब हो रहा है, जब स्टूडेंट्स 10 बढ़ जा रहे हैं। मोर यानी क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है। जब 10 बच्चे ज्यादा थे तब इतना इतना पैसा इनके हिस्से में आ रहा था, ठीक है। यानी कि x + 10 मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस 10 एक्स्ट्रा हमने कर दिया, तो 2-2 रुपए कम मिलेंगे सभी को, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, टोटल अमाउंट कितना है, x y है, x × y, ये लो जी हमने लिख दिया। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, देखो ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हर एक बच्चे को इतना पैसा मिल रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब आपको टोटल अमाउंट ही तो मिलेगा ना, ठीक है। तो वही हमने लिखा हुआ है, समझे कि नहीं? देखो टेक्स्ट बुक में भी आपके ऐसे ही लिखा गया है, तो इसमें अगर आप देखने जाओगे डायरेक्टली देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं पीछे आपको पहले ये समझा रही हूँ और फिर उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो आ जाओ, अब देखो, अब इधर देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। क्या करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये x + 10 का मल्टीप्लाई y-2 में करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों टर्म्स में कर देंगे, फिर ये 10 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में कर देंगे। तो x का मल्टीप्लाई y में करोगे तो बच्चों यहाँ पे xy आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो -2x आ जाएगा, फिर 10 का मल्टीप्लाई 10y में करोगे तो 10y आ जाएगा, मतलब 10 का मल्टीप्लाई y में करोगे 10y आएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 20। दिस इज इक्वल टू x × 1, ठीक है। अब क्या किया जाए बताओ जरा। तो अभी बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे ना कुछ कट रहा है। क्या कट रहा है, देखो इधर है x × y, इधर भी है x × y, तो ये दोनों ना कट सकते हैं। कैसे, ये इधर प्लस में है, ये इधर प्लस में है, तो अगर मैं इसको इस साइड बुला लूंगी, मान लीजिए मैंने ना इसको इस साइड बुला लिया, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ये -2x को ऐसे रहने देना, +10y -20 ऐसे रहने दो। मैंने यहाँ पे xy को इस साइड बुला लिया, xy जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0, राइट। तो देखो +xy -xy ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, फिर इधर बचेगा क्या, तो यहाँ पे बच रहा है -2x, फिर यहाँ पे +10y और -20। तो एक काम करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को उस साइड लेकर के जाते हैं, राइट। तो इधर हम रहने देते हैं बच्चों -2x +10y विच इज इक्वल टू, जब ये उस साइड जाएगा तो +20 हो जाएगा, ओके। मतलब हमको यहाँ पे इक्वेशन क्या मिला, -2x +10y विच इज इक्वल टू 20, राइट। यहाँ तक की कहानी समझ में आई, बस हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। और सुनो ध्यान से, मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर इक्वेशन छोटा होता है तो उसको छोटा करने का। तो बताओ इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, सारे के सारे नंबर्स 2 से मल्टीपल, मतलब 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसको भी 2 से कर देना, इसको भी 2 से कर देना और इसको भी 2 से कर देना। और रुको, देखो इधर माइनस दिख रहा है, तो क्यों ना हम ये माइनस हटा दें, है ना। जनरली ऐसे ही होता है कि इक्वेशन में माइनस नहीं होता है स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ से माइनस हटाने के लिए -2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी और इधर भी, तीनों जगह में माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। माइनस क्यों लगाया समझाना, नहीं लगाओगे फिर भी आपको आंसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा हमें इक्वेशन अच्छा दिखाना है तो हम लगा देते हैं, मतलब माइनस को हटा ही देते हैं, क्या जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे x आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 × 5 = 10, और ये प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है। तो इधर 5y लिख देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2 × 10 = 20, प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में। इसको आप लिखिएगा भाई इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल चुका है फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ओके। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन की हम बात करेंगे भाई। सेकेंड इक्वेशन हमें कैसे मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन। तो दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। क्या लिखा है, हाँ अब इसको भी पढ़ो। चलो इसमें लिखा हुआ है कि इफ, देखो
आगे देखो, इच वुड गेट 6 मोर, यानी हर एक बच्चे को 6 रुपए ज्यादा मिलते हैं अगर 15 स्टूडेंट्स को हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो देखो 15 स्टूडेंट्स को कम करना है यानी कि x माइनस 15 करना है, तो फिर हर एक बच्चे को कितना रुपया ज्यादा मिलेगा, 6 रुपए ज्यादा मिलेंगे और ये टोटल अमाउंट के बराबर हो जाएगा। समझे? देखो स्टूडेंट्स को हम 15 कम कर रहे हैं तो हर एक को 6 रुपए ज्यादा मिल रहा है। जब बच्चे की संख्या कम कर दी ना तो पैसा ज्यादा मिल रहा है, बच्चे को कितना मिल रहा है, 6 रुपए मिल रहा है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, x का मल्टीप्लाई पहले y में करेंगे तो xy आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे इधर 6y मिलेगा, 15 का मल्टीप्लाई 15y में कर दो बच्चों, यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई y में करोगे तो 15y आपको इधर मिलेगा। एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलती लिख दिया, 6x आएगा ना, y किधर से आएगा, 6x। देखो x का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 6x आ जाएगा, फिर ये 15y लिख देंगे, 15 का मल्टीप्लाई y में करेंगे माइनस 15y आएगा, फिर ये 15 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 है ना, 15 6 कितना होता है, 90 होता है, प्लस की माइनस तो माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू x इंटू वाई। अब क्या किया जाए, तो देखो सेम चीज एक्स वाई को इधर बुला लो और बाकी जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है उसको उस साइड भेज दो, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई प्लस 6x माइनस 15y विच इज और ये एक्स वाई को इस साइड बुलाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये 90 को उस साइड लेकर के जाओगे तो प्लस 90 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये प्लस x इंटू वाई और माइनस x इंटू वाई दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो हमें फाइनली इक्वेशन क्या मिलेगा, 6x माइनस 15y विच इज इक्वल टू 90। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देखो अच्छा बताओ क्या ये और छोटा हो सकता है, तो जी हाँ, इसको चाहे तो बच्चों हम लोग और छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं, देखो सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे 3 से डिविजिबल हैं, 3 से कट सकते हैं, तो 3 से हम काट देते हैं। बोलो ये कितने बार में जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9 यानी कि 30। अब इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है, सेकंड इक्वेशन यहाँ पर है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो और आंसर आ जाएगा, यानी x और y के वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है बताइए मुझे, चलिए देखते हैं, सॉल्व करना हम सीखते हैं। देखो ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को इधर लेकर के हम आ जाते हैं, x माइनस 5y विच इज इक्वल टू माइनस 10। बताओ प्लस किया जाए बच्चों की माइनस किया जाए, आप सोच करके बताइए। तो किसके कोएफिशिएंट्स आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, देखो ये इधर भी 5y है इधर भी 5y है, लेकिन दोनों का साइन क्या है बच्चों, सेम है। तो जब सेम साइन होता है तो हमें माइनस करना होता है, सिखाया ना मैंने, जब डिफरेंट साइन रहेगा तो फिर प्लस करना, वरना सेम साइन रहेगा तो माइनस करना, यानी कि ना हमें माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा, इधर माइनस का साइन आ जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको समझना है, देखो इधर पहले से माइनस था, एक और माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या होते हैं, प्लस होते हैं, यानी कि माइनस माइनस मिलकर के इधर क्या बना देगा, प्लस बना देगा। अब ये प्लस बन चुका है, यहाँ पर भी देखो पहले से एक माइनस था और एक माइनस हम इधर लेकर के आ गए, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस, अब ये प्लस बन चुका है। ठीक है, तो देखो माइनस 5y प्लस 5y कैंसिल, और 30 और 10 कितना होता है भाई, 40 होता है, राइट। 2x प्लस नहीं माइनस 2x में से एक x को माइनस करोगे तो कितना होगा, इधर कुछ नहीं मतलब एक x, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आपको मिल जाता है 40। ठीक है, यानी कि बच्चे कितने थे, तो 40 बच्चे थे। अब एक एक को कितना पैसा दिया गया वो आप निकाल लो, यानी y का वैल्यू निकाल लो। तो y का वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, ये जो हमें x का वैल्यू मिला है इसे हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। चलो इक्वेशन नंबर 1 में ही रख देते हैं। बताओ क्या था, x माइनस 5y, तो x का वैल्यू 40 आया है, माइनस 5y विच इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, फिर 5y को उधर भेज दो, 10 को इधर बुला लो, तो जब 10 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि वो उस साइड है तो माइनस में है ना, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे और माइनस 5y उधर जाएगा तो प्लस 5y। 40 10 कितना होता है भाई, 50 होता है। देखो 5 इधर मल्टीप्लाई में, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिलेशन कर दो, तो 5 10 से कितना होता है, 50 होता है ना। देखो 5 1 से 5, 5 1 से 5, ये वाला 10 आ गया, मतलब y की जगह पे कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। यानी कि देखो बच्चे कितने थे, 40 बच्चे थे। बच्चे कितने थे, देखो स्टूडेंट्स कितने थे बच्चों, ये थे 40, और एक एक को कितना पैसा दिया जा रहा है, 50 रुपए सबको, 50 रुपए नहीं 10 रुपए देखो 10 रुपए दिए जा रहे हैं ना। देखिए बच्चे थे हमारे कितने, ये थे 40, राइट, 40 स्टूडेंट्स थे और एक एक को कितना पैसा दिया जा रहा है, तो 10 रुपया दिया जा रहा है, राइट। तो बताओ टोटल कितना अमाउंट दिया जाएगा, तो 40 इंटू 10 कर दोगे तो 400 रुपीज जो है वो बच्चों में बांटे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आज आपको फाइनली आंसर में दिखा देती हूँ, कहाँ गए, यहाँ पर गए। देखो अच्छा हमें फाइंड क्या करना था, हमें यहाँ पे फाइंड करना था कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ अमाउंट
एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना था और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड तो हमने बता तो दिया, और टोटल अमाउंट अगर आपसे पूछता है कि बताओ टोटल कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो क्या करोगे, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना बच्चों, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे जितना पैसा दिया जा रहा है उसमें। तो टोटल बच्चे कितने 40, कितना पैसा दे रहे हैं 10 रुपया, यानी कि टोटल हमारा खर्चा कितना होगा 400 रुपये हमारा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया गया है, देख लो ये पूरा आपका सॉल्यूशन है, आप देख लेना एक बार। वैसे तो मैंने सारी चीजें बता दी है। ठीक है, देखो 400 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बच्चे कितने थे 40, और पैसा कितना दिया जा रहा है 10 रुपया। ठीक, क्लियर। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन भी हमने फाइनली सॉल्व कर लिया। अब बचता है हमारा लास्ट वाला सॉल्व एग्जाम्पल्स, विच इज एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर ले। हाँ, ये भी देखने में काफी लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, बट डोंट वरी, हम इसको भी समझेंगे, एक एक करके सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो आओ भाई इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अच्छा, फिर इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर्स इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर, also the sum of extreme digits is less than the middle digit by unity, find the original number। हाँ, मुझे पता है अभी तक आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, और यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 डिजिट वाले नंबर की, यानी कि हमें x, y और z लेना पड़ेगा क्या, नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स तो बस 2 ही आएंगे, 3 तो आ नहीं सकते। तो फिर क्या करना है, हाँ थोड़ा हमें इधर ना बच्चों दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो लगाएं अपना दिमाग, आ जाओ लगाते हैं। देखो 3 डिजिट के नंबर की बात की जा रही है, मतलब जो भी हमारा नंबर होगा उसमें ना 3 डिजिट होंगे। देखो ऐसे, एक तो यूनिट्स प्लेस का डिजिट होगा, एक टेंस प्लेस का होगा, एक 100 प्लेस का होगा। ये यूनिट्स प्लेस का हो गया, ये टेंस प्लेस का, और ये 100 प्लेस का। ठीक है, ये हमारे नंबर्स होंगे, राइट। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, मतलब यही ओरिजिनल नंबर का हमको पता लगाना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये डिजिट्स का हमें पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमें किसको x और किसको y अज्यूम करना चाहिए, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। देखो, एक्सट्रीम डिजिट्स इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी। मिडिल डिजिट के यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि ये बीच वाले डिजिट की बात की जा रही है, कुछ ना कुछ तो इसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो डिजिट है, यानी कि स्टार्टिंग में जो डिजिट है, इसको हम x मान लेंगे, और ये यूनिट डिजिट को ना हम लोग y मान लेंगे, और फिर इन दोनों की मदद से हमें ये मिडिल वाला टर्म मिलेगा, मिडिल वाला डिजिट मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा बताती हूँ सारी बातें, आ जाओ इसको हम लेकर के चलते हैं अपने एरिया में। आओ, आप देख रहे होंगे इधर दिया है, लो इधर दिया है, लेकिन ये आया कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है ये, आ भाई इसको जरा हम समझते हैं। इधर लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, समझिए। हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है, यानी एक तो यूनिट्स प्लेस पे आएगा, एक हमारा टेंस प्लेस पे आएगा, और तीसरा हमारा 100 प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है ना बच्चों, इसको हमने x मान लिया, और टेंस प्लेस के डिजिट को हमने y मान लिया। इधर इन लोगों ने कैसे माना है, अच्छा इसको x और इसको y माना है, चलो हम भी वैसे ही कर लेते हैं। वैसे ऐसे भी तो आंसर मिलेगा, मुझे मालूम है, लेकिन जैसे टेक्स्ट बुक में दिया गया हम वैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो 100 प्लेस के डिजिट को हमने x मान लिया, और जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है ना बच्चों, उसको हमने y अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो टेंस प्लेस का डिजिट क्या होगा ये बताओ। तो यहाँ पे देखो कंडीशन में क्या बताया जा रहा था, हमें टेंस प्लेस का डिजिट निकालना है, ध्यान रखना। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ से पढ़ो ये वाली लाइन, ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स इज लेस देन द मिडिल डिजिट्स बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, यूनिटी का मतलब होता है 1। ओके, सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स, अब ये एक्सट्रीम डिजिट का मतलब क्या है, एक्सट्रीम डिजिट मतलब ये x और y, ये जो किनारे किनारे वाले डिजिट्स है ना, इनकी बात की जा रही है कि सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स यानी x प्लस y, ठीक है, क्या है, इज लेस देन मतलब कम है, सुनना ध्यान से, सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स इज कितना कम है, लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी, यानी कि जो आपका मिडिल डिजिट है ना बच्चों, उससे एक कम है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही थी। सुनो फिर से सुनो, बार बार सुनो, यहाँ बताया जा रहा था कि सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स यानी एक्सट्रीम डिजिट्स का सम, दिस इज लेस देन मिडिल डिजिट बाय यूनिटी, यानी कि मिडिल डिजिट मतलब
टेंस प्लेस का डिजिट, ठीक है, टी फॉर टेंस प्लेस का डिजिट, राइट। इससे कितना कम है तो 1 कम है, ऐसा इसमें कहा जा रहा था, ठीक है। अब देखना यहाँ से आपको मिडिल वाला डिजिट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, हमें टेंस प्लेस का डिजिट चाहिए ना, तो क्या करेंगे, ये जो 1 आपको ये खाली खाली सा दिख रहा है इसको बुला लो इधर। तो जब ये 1 इधर आएगा तो बोलो इधर माइनस में, इधर किस में हो जाएगा बच्चे, प्लस में हो जाएगा। यानी कि टेंस प्लेस का डिजिट हमें क्या मिला, x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, ये हमें मिला है। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको कहते हैं तो उधर चला जा, और टेंस प्लेस वाले डिजिट को क्या लिखोगे, x प्लस वाई प्लस 1, ओके। अब समझ में आया कि ये कैसे मिला। चलो आई होप अब तो आप पक्का समझ गए होंगे अच्छे से। इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक। चलिए, तो हमें तीनों प्लेस के डिजिट्स मिल चुके हैं, फर्स्ट प्लेस मतलब यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस, ठीक है। तीनों प्लेस के डिजिट्स हमें मिल चुके हैं, और ये कैसे मिला ये भी हमने इधर देख लिया। आप कहो तो इसको मैं मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं, ठीक है। चलो अब पहले यहाँ पे नंबर का पता लगाते हैं। बच्चों हमारा नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा मुझे बताओ। ओरिजिनल नंबर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये हमें कैसे मिलेगा। तो देखो आपने ये बचपन में पढ़ा होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 230 है, ठीक है, 231 ले लेते हैं। इसका प्लेस वैल्यू आपको मालूम होगा कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर हमें 1 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 1 आ जाएगा। 3 का निकालना है तो 3, और फिर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो 30 आता था, राइट। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे देखो कितने डिजिट्स हैं, 2, यानी कि ना हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 200, ठीक है। यानी यही नंबर है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 200 प्लस 30 प्लस 1, यही हमें मिलेगा कि नहीं बताओ। इन सभी को जोड़ेंगे तो यही तो मिलेगा। तो हमने क्या किया, इनके प्लेस वैल्यूज को लिखा है, क्यों, क्योंकि देखो अभी हमें एग्जैक्ट तो नंबर के बारे में पता नहीं, हम जानते नहीं है कि डिजिट्स क्या है। तो क्या करना पड़ेगा, और मतलब ओरिजिनल नंबर फॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू की मदद लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो, प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, हम देखते हैं कि इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, और जितने डिजिट्स रहते हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके आगे कुछ भी नहीं था तो 1 से मल्टीप्लाई किया, इसके आगे 1 डिजिट था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 प्लेस का नंबर था तो हमने इधर 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर आपको कैसे मिलेगा बच्चे, तो आपको ना ये ऐसे मिलेगा, देखो ये हमारा 100 प्लेस का डिजिट है, यानी इसमें मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेरा 10th प्लेस का डिजिट है, यानी कि इस x प्लस वाई प्लस 1 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये लास्ट में आ गया y में हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और तब जाके हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। समझे कि नहीं, x में हमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर इसमें हम 10 से करेंगे, इसमें 1 से करेंगे, ठीक। अब इसको यहाँ से कर दो गायब, आ जाओ। अब देखो हमारा नंबर क्या मिलेगा, x इंटू 100 करोगे तो 100x आएगा, जी हाँ बिल्कुल। 10 का मल्टीप्लाई x में कर दो, इधर हमको मिल जाएगा 10x, फिर 10 का मल्टीप्लाई y में कर दो बच्चों, 10y आ जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो यस 10 आ जाएगा, फिर y का मल्टीप्लाई 1 में किया तो y, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या क्या हो सकता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 10x है, मतलब 100x है, और ये 10x है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 110x आ जाएगा, प्लस 10y प्लस y मिलकर के क्या बना देंगे, 11y और प्लस 10। तो ये हमको क्या मिल गया भाई, ये हमको मिल चुका है ओरिजिनल नंबर। कैसा नंबर मिला है दोस्तों, ये हमें ओरिजिनल नंबर मिला है, ये है आपका ओरिजिनल नंबर। आप सोचेंगे कि ओरिजिनल नंबर हमने क्यों निकाला, देखो ना ओरिजिनल नंबर ही तो बोला जा रहा था फाइंड करने के लिए, तो हमें ओरिजिनल नंबर तो निकालना पड़ेगा। अच्छा तो बताइए क्या हमारा आंसर आ गया, हमने ओरिजिनल नंबर निकाल लिया, नहीं भाई नहीं निकाला है, क्योंकि देखो इसमें x और y वेरिएबल है, ये x और y का वैल्यू निकालो, फिर इसके अंदर पुट करो, और तब जाके आपको ओरिजिनल नंबर मिलेगा असली वाला। ये तो हमको देखो वेरिएबल के फॉर्म में मिला है, इसमें वेरिएबल है x और y, तो कैसे हम इसको फाइनली आंसर मान ले, नहीं मान सकते, अभी x और y का वैल्यू निकालना बाकी है, ठीक है। चलो यहाँ तक की कहानी तो आपने समझ ली होगी। अब हम चला चलते हैं हमारे क्वेश्चन में, आ जाओ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला था इसमें कि अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर ये है, ठीक है, is equal to the 17 times the sum of its digits। यानी अगर हम क्या करते हैं, इनके डिजिट्स को बच्चों सम करते हैं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, वो जो 3 डिजिट का नंबर है, यानी कि दिस नंबर, ये इक्वल होगा 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब एक एक करके हम कंडीशंस को देखेंगे, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है, अब बस बच्चों कंडीशंस को पढ़ना है और आपको इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। 3 डिजिट का नंबर मतलब ये है 3 डिजिट का नंबर, मानते हो ना, यही तो है ओरिजिनल नंबर। तो ये जो 3 डिजिट का नंबर है ना बच्चों,
110x प्लस 11y प्लस 10 ये किसके इक्वल है? तो इट इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी इसके डिजिट्स का जो सम है उसका ये 17 टाइम्स है। अब इसके डिजिट्स क्या क्या है? तो देखो यहाँ पे हमने लिखा था, तो इसका हमें क्या कर देना है? सम कर देना है, यानी कि x प्लस y प्लस 1 है ना, दूसरा वाला डिजिट, और ये यूनिट्स प्लेस का डिजिट y, ठीक है। तो ये इसके इतने टाइम के इक्वल है, ये फर्स्ट कंडीशन दी गई थी, राइट। अभी देखो क्या होगा यहाँ पर, पहले इसको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लो। तो x प्लस एक्स मिलकर के बच्चों 2x बना देंगे, y प्लस वाई मिलकर के 2y बना देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। 17 का मल्टीप्लाई आप अंदर कर सकते हो, चलो 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 17 2 34 होता है, 34x प्लस 17 2 अगेन यहाँ पे 34y आ जाएगा, और 17 1 17, यानी कि इधर 17 आ गया। और इस साइड क्या है आप देख ही सकते हो, 110 प्लस 11y प्लस 10y। अब इसको थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करो ताकि आपको फाइनली इक्वेशंस मिले। तो देखो दोस्तों, अभी हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, देखो x y एक साथ करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को उस साइड लेकर के जाते हैं, देख ठीक है। देखो 110x, ये 34x को इस साइड बुला लो, इधर आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, है ना। फिर प्लस 11y, रहने दो इसको ऐसे ही, और ये 34y को इधर बुला लो, तो इधर आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा 34y। देखो 34y माइनस 34y, फिर ये 17 पहले से है, और ये जो 10 आपको दिख रहा है कॉन्स्टेंट, हम इसको उस साइड लेकर के जाओ, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 110x माइनस 34x, माइनस करो तो 10 में से 4 गया तो 6, और 10 में से 3 गया तो 7, यानी कि 76x आ जाएगा बच्चे। कितना आएगा? 76x आएगा। सही में इतना आएगा क्या? मैं जरा देख लूँ, 6 4 10, 1 7 3 10 1 11, यस 76x आएगा। दोनों का वेरिएबल सेम है ना, दोनों को हम जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर 11y है, ये है माइनस 34y, तो माइनस आ गया, यानी कि हमें माइनस करना पड़ेगा, और साइन किसका आएगा? ग्रेटर नंबर का, यानी कि माइनस का। तो 4 में से 1 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 23y इधर पे मिलेगा हमें। कितना मिलेगा बच्चों? 23y, समझे। चलो फिर इज इक्वल टू, यहाँ पे 17 में से 10 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 76x माइनस 23y विच इज इक्वल टू 7, और यहाँ से आपको मिलता है फर्स्ट इक्वेशन। ये है आपका पहला इक्वेशन। तो देखा आपने कितना हमने प्रोसेस किया, तब जाके हमें पहला इक्वेशन मिला। कोई बात नहीं, अब ये लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा तो लेवल बढ़ाएंगे, है ना, लेकिन वी आर रेडी टू फेस इट। हम तैयार है भाई इसको फेस करने के लिए, बिकॉज हम बेसिक से पढ़ते हुए आए हैं। हम डायरेक्टली ये क्वेश्चन पे नहीं आए हैं कि हमको कुछ समझ नहीं आएगा, सारी चीजें समझ आएंगी। देखो अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं बच्चों। सेकेंड कंडीशन में क्या बताया जा रहा था कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अब लो जी, एक और यहाँ पे दे दिया, आओ अब मैं आपको इधर लेकर के चलती हूँ, सुनिए। इसमें कह रहे हैं कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, देन द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। लो भैया, पहले अब डिजिट्स को रिवर्स करो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिवर्स करो डिजिट्स को ना बच्चों रिवर्स करना है, ठीक है। रिवर्स करने का मतलब क्या है कि ये जो हमने इधर अज्यूम करा था ना, x प्लस वाई प्लस 1 और यहाँ पे y, ठीक है, इसे हमें रिवर्स कर देना है, यानी कि उल्टा करके लिखो। देखो ये हो गया 100 प्लेस का डिजिट, ये हो गया बच्चों हमारा 10 प्लेस का डिजिट, और ये हो गया यूनिट्स प्लेस का डिजिट, ठीक है। तो जो हमने इधर अज्यूम करा था, अब इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, यानी जिसको जैसे अभी हम ऐसे लिखते हुए गए थे, तो अब इधर से लिखते हुए चले आओ। तो पहले क्या आ जाएगा? 100 प्लेस पे हमारा y आ जाएगा, 10 प्लेस पे तो वही रहेगा, ये बीच में आ रहा है तो वो तो खैर वही रहेगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस 1 ये तो वही रहेगा, और यूनिट्स प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चे? x आ जाएगा। तो ये देखो हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे डिजिट्स को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। और जब आप डिजिट्स को रिवर्स करोगे तो फिर आपको न्यू नंबर क्या मिलेगा? आप न्यू नंबर का पता लगा लो बच्चे। देखो ये तो ओरिजिनल नंबर था, अब यहाँ पे हम न्यू नंबर का पता लगाएंगे, क्योंकि जब हम डिजिट्स को चेंज कर रहे हैं ना, तो हमारा जो नंबर है वो भी बदल रहा है। कैसे? सुनो, 100 प्लेस के डिजिट में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये जो x प्लस वाई प्लस 1 है, इसमें हमें ना 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 प्लेस का डिजिट है। x में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, तो इधर ना x ये 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, किसमें? x में 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व करो तो 100y इधर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x आएगा, 10 इंटू वाई करेंगे तो बच्चे 10y आ जाएगा, और 10 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 10
प्लस x वन जा x, ठीक है। अब इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या होगा, देखो ये है 100y और ये है 10y, इन दोनों को जोड़ देंगे, देखो ये y वाले टर्म्स एक साथ आकर के जुड़ जाएंगे, तो 100 प्लस 10 कितना होता है 110, यहाँ पे 110y हो जाएगा, ठीक है ना, 110y इधर हो जाएगा। फिर देखो इधर है 10x और ये 1x, तो 10x प्लस 1x मिलकर के 11x बना देंगे, बिल्कुल। फिर बच क्या रहा है, 10 बच रहा है, तो लो जी हमने लिख दिया। यानी कि न्यू नंबर हमें क्या मिलता है 110y प्लस 11x प्लस 10। दोनों सेम नहीं है, ध्यान देना, आपको लगेगा दोनों सेम है, लेकिन देखो इधर x है इधर y है, यहाँ पे ये y है और इधर x है, ठीक है। तो हमें नया नंबर बच्चों ये मिलता है। लो अब नए नंबर को लेकर के ही सेकंड कंडीशन में बात की जा रही थी, तो अभी हम चले देखें सेकंड कंडीशन। देखिए सेकंड कंडीशन में बताया जा रहा है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, जब हम डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो जो हमको न्यू नंबर मिलता है, न्यू नंबर मतलब ये वाला नंबर, जो हमें न्यू नंबर मिलता है ना बच्चों, वो कितना ज्यादा है, देखो 198 मोर है, किससे मोर है, मतलब 198 ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से, समझे, ओल्ड नंबर से। ये जो ओरिजिनल नंबर है इसको इन्होंने कहा है ओल्ड नंबर। लो जी हमने लिख दिया है बच्चे ओल्ड नंबर, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो न्यू वाला नंबर है ना आपका, न्यू वाला नंबर ये है, तो इसको हम लिखते हैं 110y प्लस 11x प्लस 10, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, सुनिए ध्यान से, तो ये 198 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो ओल्ड नंबर से 198 ज्यादा है। ओल्ड नंबर हमारा क्या था, ये था, इससे 198 ज्यादा है, यानी पहले इसको लिख दो 110x प्लस 10y प्लस कितना था 10, इससे कितना ज्यादा है, तो 198 ज्यादा है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 198 को इसमें प्लस करना होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपको यहां से इक्वेशन बन जाएगा। देखो x और y वाले टर्म्स को इधर ही बुला लेते हैं, तो यहाँ पे 100, रुको यहाँ पे 11x है, पहले x वाला टर्म लिख दो 11x, ये 110x जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस 110x। फिर ये क्या है बच्चे 110y है, y वाले टर्म को इधर बुला लो तो माइनस 10y हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये जो आपको प्लस 10 दिखाई दे रहा है इसको हम उस साइड लेके जाने वाले हैं। इधर देख लीजिए 198 प्लस 10 कर दोगे तो बच्चों कितना आएगा, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 208, नहीं 208 नहीं मिलेगा, हाँ 208 ही तो मिलेगा, मैं भी कहाँ सो रही हूँ, देखो 208 ही तो मिलेगा बच्चों, है ना, 9 1 10 208, फिर ये 10, देखो 10 जब उस साइड जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे रहने दो क्योंकि वो कैंसिल होगा, 10 प्लस 198 ऐसे है ना, फिर ये प्लस 10 उस साइड जाएगा तो माइनस 10 में चेंज हो जाएगा, ये देखो प्लस 10 माइनस 10 दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल, यानी कि यहाँ पे बच क्या रहा है 198 बच रहा है। और इधर देख लीजिए 11x माइनस 110x, तो देखो बच्चों माइनस करना पड़ेगा, तो 110 में से 11 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 में से 1 गया तो 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पे फिर से 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि 99x आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे अच्छा माइनस का साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन क्या है बच्चे, यहाँ पे माइनस का साइन है इसीलिए। फिर 110y में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 0 में 0 क्या 0, यहाँ पे 0, यानी कि 100y हमें मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 198। तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख सकते हो ये पहला इक्वेशन मिला बच्चों और ये हमको दूसरा इक्वेशन मिला। हाँ इतनी मेहनत करने के बाद हमें ये 2 इक्वेशंस मिले हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपको ओरिजिनल नंबर का पता लगाना है, यानी x और y का वैल्यू आपको पता लगाना पड़ेगा। तो चलो बताओ अब आगे सॉल्व करना शुरू करें कि नहीं, बताओ, वो तो हमें करना ही पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। देखो हमें इक्वेशन मिला था, फर्स्ट इक्वेशन 76x माइनस 23y प्लस 7, सही है। सेकेंड इक्वेशन हमें ये मिला है अच्छा ये 99 कैसे आया, रुको रुको रुको, अच्छा यहाँ पे माइनस हो रहा है, देखो 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 मैं यहाँ पे गलती करने जा रही थी, अच्छा वो जो मैंने देख लिया। इधर देखो 110 में से फिर ये कैसे गड़बड़ हो रही है, रुको 1 मिनट, अगर हम 110 में से 10 को माइनस करेंगे तो 100 ही तो आएगा, नहीं यहाँ पे 110y है, फिर ये 10y को माइनस किया जाएगा तो यहाँ पे 100 ही आएगा, फिर इन्होंने 99 क्यों लिखा है। आओ जरा इसके बारे में हम मंथन करते हैं, समझते हैं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा ये है 11 और मैंने यहाँ पे 10y कैसे लिखा है, इधर तो 11y आना चाहिए था। 1 मिनट रुको रुको रुको, यहाँ पे हमने कुछ तो गड़बड़ की है इसमें मल्टीप्लाई करते टाइम पे। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने गलती कहाँ पर की है। आ जाओ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये हमें मिल गया, ठीक है। फिर ये 10x प्लस 10y प्लस 10 विच इज ओहो यहाँ पे x, ठीक है, ये 10y और ये 100y तो 110y, ठीक है। तो फिर यहाँ पे गलती कहाँ किधर हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे x ये आ गया, फिर ये 10y
अच्छा ये देखो, ये 11y है और मैंने इधर 10y लिखा था, ठीक है, इसीलिए देखो मिस्टेक हो जा रही थी। तो ऐसे आपके एग्जाम में भी हो सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट इट। जब भी आप नंबर्स लिख रहे हो तो ध्यान से लिखो। मैंने यहाँ पे गड़बड़ किधर की थी, जब मैंने ओरिजिनल नंबर लिखा था ना, तो इसको मैंने 10 मान लिया था और इसकी वजह से मेरा आंसर इधर गलत आ रहा था, ठीक है बच्चों। तो ये 11 है जिसको हमने 10 माना था, तो ये हमारी गलती थी, हमने इसको सुधार लिया है। तो अब आ जाओ, इधर कितना आएगा, 11 आ जाएगा। तो अब 110 में से 11 को घटाओगे तो 99 आएगा। लो अब सही है 99, ठीक है। अब बताइए क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, क्या हम छोटा कर सकते हैं, क्या ये तीनों नंबर्स किसी से कैंसिल हो सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल, ये तीनों कर सकते हैं बच्चों 99 से। किससे कर सकते हैं? 99 से कर सकते हैं, है ना। 99 से कटेंगे कि नहीं? 90 180 फिर 9 18, हाँ बिल्कुल 99 से कट जाएंगे। ये भी 99 से कटेगा, ये भी 99 से कटेगा। तो बताओ हमें नया इक्वेशन क्या मिलेगा? इसको मत लिखो अभी, इक्वेशन नंबर 2, आगे वाले को लिखना। 99 1 99, यानी कि यहाँ पे -x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस y आएगा विच इज इक्वल टू, अब ये कितने बार में जाएगा भाई? 2 बार में जाएगा, 2 बार, क्योंकि 90 90 180 फिर 9 जोड़ेंगे तो 18, 180 और 18 मिलकर के 198 बना देंगे, ठीक है। तो ये हमको मिल गया दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 मिला, इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए और x और y का वैल्यू आप निकालिए, ठीक है। तो चलो अब चले हम अगले पेज पे, आ जाओ अगले पेज पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आ जाइए, अगला पेज हमारे सामने ये रहा, यहीं पे कर देती हूँ। देखो ये, ओहो फिर से अभी देखो, अभी हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, इतनी आसानी से ये नहीं होने वाला। आ जाओ और मेहनत करते हैं। देखो बच्चों करना क्या पड़ेगा आप लोगों को, हमें यहाँ पर ना इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे। चलो इक्वेशन हम लिखते हैं। पहला इक्वेशन हमारा क्या था? 76x माइनस 23y, 76x माइनस 23y विच इज इक्वल टू 7। ये था बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या था? -x प्लस वाई बराबर 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। जी हाँ बिल्कुल। अब क्या करें, किसी एक को पकड़ो, किसी एक वेरिएबल को पकड़ो और उसके कोएफिशिएंट्स को सेम करो, ठीक है। तो किसको पकड़ना है? चलो ये x वाले को ही पकड़ लेते हैं बच्चों। तो इसमें मुझे 76 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज मुझे इधर 76 लाना है। तो 76 × 76 यानी कि यहाँ पे -76x आ जाएगा, फिर इधर 76y आएगा और 76 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 6 12, 1 आ गया, 2 7 14 1 15, यानी कि 152। तो ये हम बच्चों हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर मिल चुका है। जी हाँ बिल्कुल मिल चुका है। अब इक्वेशन नंबर 2 से तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 को इधर लिख लो, 76x माइनस माइनस है ये 23y विच इज इक्वल टू 7। क्या करें, प्लस करें कि माइनस करें? तो डिफरेंट साइन है ना बच्चों, तो इनको प्लस कर दो। चलो प्लस करोगे तो कितना आएगा? 7 और 2 9, यानी कि 159 यहाँ पर आ जाएगा। 76y में से 23y को माइनस करेंगे तो 6 में से 3 गया तो 3 और 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि 53 आ जाएगा और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब ये जो 53 मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इसको कहूंगी ना तुम चलो उधर, तो जब ये उधर जाएगा तो बताइए बच्चे किस में हो जाएगा? जी हाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो 53 को हमने इधर ले लिया। अब बताओ ये कितने बार में जाएगा? तो मुझे ये 3 से कटता हुआ दिख रहा है। आप कहेंगे ऐसे कैसे डायरेक्टली दिख रहा है? तो बच्चों ऐसे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो 159 है और इधर 50 है, तो 50 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 150 आएगा और ये 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9, तो 159 हुआ कि नहीं, यानी कि ये 3 बार में कट जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल चुका है भाई? 3 मिल चुका है। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो। चलो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देते हैं। तो क्या था, कहाँ गया ये? देखो हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या था, पहले इसकी तरफ आप ध्यान दो। तो बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 2 था -x प्लस वाई, वाई की जगह पे क्या लिखना है? 3 लिखना है। तो यहाँ पे आप 3 लिख लेंगे विच इज इक्वल टू 2। अब 3 को उस साइड लेकर के जाओ, जब 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2 - 3, 2 - 3 करने पे हमें बच्चों -1 मिलेगा। तो माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, राइट, यानी कि x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो y का वैल्यू और x का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? नहीं 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 हुआ, हमें तो ओरिजिनल नंबर निकालना था। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज, ओरिजिनल नंबर की हम बात करते हैं। ओरिजिनल नंबर मतलब ओल्ड नंबर की बात की जा रही है प्यारे बच्चे, न्यू नंबर की बात नहीं की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ओल्ड नंबर की, ठीक है। इसको ओरिजिनल नंबर को हम ओल्ड नंबर भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल नंबर यानी कि ओल्ड नंबर। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या था? ये देखो 110x प्लस 11y प्लस 10, यही था। तो मैं इधर लिखती हूँ 110x प्लस
11y प्लस 10, यही था ना। चलो अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो 110 इंटू एक्स का वैल्यू बताइए बच्चे कितना आया है 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, प्लस 11 इंटू वाई का वैल्यू बताओ 3 है, तो इसकी जगह पे हमें 3 लिखना पड़ेगा, प्लस 10 लिख देंगे। फिर 110 वन सा कितना हो जाएगा 110, 11 3 सा 33 होता है, प्लस 10। अब इन सबको जोड़ो, चलो भाई जोड़ो, अब आपका काम है जोड़ना। तो इधर 3 आ जाएगा, 3 3 1 4 1 5, यानी कि 150, नहीं गलत किया है क्या मैंने, 153 इज द करेक्ट आंसर। जोड़ लेते हैं, 140 150 153 बिल्कुल सही है। यानी ओल्ड नंबर हमको कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा बच्चे 153। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। चलो एक बार हम टेक्स्ट बुक से चल के मिला लेते हैं, टेक्स्ट बुक में क्या बताया जा रहा है। आ जाओ, 150 कहाँ गया कहाँ गया, हाँ सही सही किया है हमने, देखो 153 इज द करेक्ट आंसर। ओके देखो, तो ये ऐसे मिला, राइट। यहाँ पे सब कुछ क्या दिया है, ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वही है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, देखो x का वैल्यू इधर 1 निकाला था और y का वैल्यू इधर 3 निकाला था। ठीक है, तो ये हमको आंसर मिल गया। बाकी यहाँ पे वही सारी कंडीशंस दी गई है, पूरा स्टेटमेंट बना करके लिखा हुआ है और मैंने आपको उधर डायरेक्टली बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप इसको देखना, फिर उसके बाद इसको देखना, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। और हाँ, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो आप लास्ट के लिए रखो। ठीक है, लास्ट के लिए रखो, आराम से सोच सोच करके लिखना। ठीक है, क्लियर हुआ। तो फाइनली मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिए, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती थी वर्ड प्रॉब्लम नाम सुन के ही डर लगता था। आई होप आपको आपका ये जो डर है ये खत्म हुआ होगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, देखो अब इसके आगे आ जाता है हमारा प्रैक्टिस एट 1.5, जो कि मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। कौन से चैनल पे, तो प्रैक्टिस एट बाय एसके क्लास, इस चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको सारे वीडियोज वहां पर लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको इतना काम करना है। बाकी देखो बच्चों, अच्छे से पढ़ो, सारे प्रैक्टिस सेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, प्रॉब्लम सेट भी हो चुका है। ठीक है, मैंने प्रॉब्लम सेट भी कराया है, प्रैक्टिस सेट भी कराया है, मतलब मेरी तरफ से सारी चीजें हो चुकी हैं। बस ये बचा हुआ था सॉल्व एग्जांपल्स, तो ये भी तो मैं करा ही रही हूँ, करा दूंगी कुछ दिन में, आपका पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 का हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको अच्छे से पढ़ाई करते रहनी है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और एक लाइक का बटन होता है, आप उसको भी दबा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।